आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dt0, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए dp0। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें T और P, दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के लिए है। ये आपको गिब्स फ्री एनर्जी के लिए किया है, आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस 0 बनेगा। बट अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे तो ये आपको हिंट किया कि फ्री एनर्जी है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस के कंपैरेटिवली लेस वर्क होता है। तो यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चेंज आएगा। तो अगर बोथ प्रोसेस को कंबाइन करें तो जब आप फ्री एनर्जी के टर्म्स में कंडीशन ले रहे हैं, वर्क के टर्म में इसको डिफाइन करेंगे इस पोटेंशियल को, उसके लिए चेंज ये लेस देन और इक्वल टू 0, रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0, जो आपको लास्ट प्रोसेस आइसोथर्मल आइसोकोरिक के लिए डेवलपमेंट किया है। नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल सॉरी आइसोएंट्रोपिक आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक कोई पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको पहले हिंट कर दूं, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी है। तो ये गिब्स एनर्जी के टर्म्स में आप फेज ट्रांजिशन प्रोसेस को भी डिफाइन करेंगे। जब आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फेज ट्रांजिशन डिस्कस करता हूँ, जिससे जितनी डेफिनेशंस बननी है वो आपको पता चल जाए। जब फेज ट्रांजिशन में आप चेक कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर फेज ट्रांजिशन के लिए क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन कंटीन्यूअस होगा, क्या डिसकंटीन्यूअस होगा। तो आप रिकॉल करें फेज ट्रांजिशन फिनोमेना को आप गिब्स एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि गिब्स एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस है। तो जितनी भी फेज ट्रांजिशन प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल आइसोबारिक होती है। लास्ट लेक्चर तक आपको लेटेंट हीट के कांसेप्ट से आइसोथर्मल वाली कंडीशन तो पता चल गया था, बट प्रेशर भी दैट पार्ट के लिए सेम होगा। जिस पॉइंट पे फेज ट्रांजिशन होगा उस पॉइंट पे बोथ फेजेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा, और जिस प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा फेज ट्रांजिशन में, तो फेज ट्रांजिशन फिनोमेना आर आल्सो नोन एज आइसोथर्मल आइसोबारिक। तो आइसोथर्मल आइसोबारिक के लिए आपको गिब्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फेज ट्रांजिशन के लिए आपको गिब्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। गिब्स एनर्जी के टर्म्स में आप फेज ट्रांजिशन डिफाइन करें। रीजन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर नहीं होना चाहिए कि फेज ट्रांजिशन को हम हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के टर्म्स में क्यों डिफाइन नहीं कर रहे हैं, गिब्स एनर्जी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फेज ट्रांजिशन आइसोथर्मल आइसोकोरिक फिनोमेना नहीं है, आइसोथर्मल आइसोबारिक है, इसलिए गिब्स एनर्जी में डिफाइन करें। तो नेक्स्ट प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोएंट्रोपिक के लिए चेंज इन एंट्रोपी 0, आइसोबारिक के लिए चेंज इन प्रेशर 0। तो एस और पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप चेक करें तो एस और पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंथैल्पी में आ रहा है। तो यहाँ पे जब चेंज फाइंड करेंगे एंथैल्पी में आइसोएंट्रोपिक आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0, बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस का कांसेप्ट लेंगे तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऑलवेज ये लेस देन और इक्वल टू साइन बने, जब बोथ पार्ट को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेक करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज करेगा तो चेंज पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा एच के लिए चेंज पॉजिटिव बनेगा। तो ये आपको जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इनइक्वलिटी वाले पार्ट को तो ये कंफर्म रहेगा कि अगर इनइक्वलिटी में आपको रिजल्ट नोट करना है तो जरूरी नहीं कि ऑल टाइम लेस देन पार्ट बने। चेंज इन एंथैल्पी फॉर आइसोएंट्रोपिक आइसोबारिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर बोथ प्रोसेस को कंबाइन करेंगे तो इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन 0 बनेगा और रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 बनेगा। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये रिलेशन तब है जब आप रिवर्स, तो आइसोएंट्रोपिक पार्ट के लिए जो कंडीशन है चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल में कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए टर्म 0 बन गया, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो। बट अगर आप चेंज फाइंड करने लगे इरिवर्सिबल पार्ट के लिए, जब आप इनइक्वलिटी में रिजल्ट अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे डी को एलिमिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन बन जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो और एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंक्रीज करता है तो ये टर्म तो आइसोबारिक के लिए 0 बन गया, बट ये टर्म की वैल्यू इरिवर्सिबल में पॉजिटिव आएगा और ये डीएच वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनेगा। एक डाउट आप लोगों को शायद इस बात से हो सकता है कि जो मैं आइसोएंट्रोपिक वर्ड ले रहा हूँ तो ये आप चाहे हटा सकते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ रिवर्सिबल के लिए आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस वर्ड आएगा। यस सर, इसी में था। तो इसके अलावा अगर कोई प्रोसेस बनेगा तो आप दीज पोटेंशियल से रिलेट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वहाँ पे क्या हैं, रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की कंडीशंस क्या हैं, उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पोटेंशियल्स डिस्कस किए, 4 पोटेंशियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव कराए, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस किए, कैसे थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करना वो आपको हिंट हो गया। इन पोटेंशियल्स में ऑल पोटेंशियल्स के लिए कंडीशन चेक करें तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है और उनका यूनिट आप कंपेयर कर सकते हैं, सारे एनर्जी के यूनिट में आएंगे। इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी सबका यूनिट सेम होगा। तो इसलिए इस 4 पोटेंशियल्स को यहाँ पे सिंगल नेम कंसीडर कर लिया, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। बट सम टाइम आप इन पोटेंशियल्स के अलावा भी किसी और पार्ट से आप थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर सकते हैं।
इसमें मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंट्रोपी। अगर किसी सिस्टम का एंट्रोपी आपको पता चल जाए, एंट्रोपी अगर आपको गिवन हो, बट ये एंट्रोपी को हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंट्रोपी का यूनिट आप चेक करिए, जो इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी, जी से यूनिट डिफरेंट बनेगा। तो एंट्रोपी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल नहीं है, बट आप यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स स्टडी कर सकते हैं। तो अगर एंट्रोपी अगर नोन हो, गिवन हो, तो आप एंट्रोपी से सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर सकते हैं बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कभी एंट्रोपी अगर गिवन होगा तो ये रिलेशन आप यूज करके, यहाँ पे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ मैं, कैसे सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से स्टडी करना है। अब ये पार्ट पे आइए, एस गिवन है, आपको टेम्परेचर के लिए रिजल्ट फाइंड करना हो तो पहले 1/T फाइंड करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम को आप फिक्स कर दें, मैं यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में एक टर्म और इंक्लूड कर दे रहा हूँ जो पहले हिंट किया था, म्यू डी है, डेल एस बाई डेल यू। समटाइम ये एनर्जी का नोटेशन ई भी हो सकता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नोटेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल कांस्टेंट नोटेशंस आएंगे, एन फिक्स किया तो ये टर्म 0 बन गया, वी फिक्स किया तो ये टर्म 0 बन गया, तो एट कांस्टेंट एन एंड वी, तो आप 1/T आप लाइक दिस फाइंड कर सकते हैं। इससे इंटर एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन 1/T फाइंड होगा, इसको इन्वर्ट करके आप टेंपरेचर फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप P/T फाइंड करें तो डेल एस बाई डेल वी आपको कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट एन एंड यू। अगर आपको यहाँ पे म्यू बाई टी फाइंड करना हो तो डेल एस बाई डेल एन आपको करना है, या इस माइनस को राइट में आप एट कांस्टेंट यू एंड वी। तो एंट्रोपी से आपने टेम्परेचर फाइंड कर लिया, इस टेम्परेचर को एलिमिनेट कर लेंगे तो प्रेशर फाइंड हो जाएगा, या इस रिलेशन में वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो पीवीटी का रिलेशन पता चल जाएगा। सम टाइम आपको एनर्जी और प्रेशर को रिलेट करना होगा, जैसे एक प्रॉब्लम में लास्ट लेक्चर में, इसलिए भी आपको ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपको एंट्रोपी अगर दिया होगा या एंट्रोपी आपने माइक्रो स्टेट मेथड से फाइंड कर लिया, तो कई बार इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और एनर्जी फाइंड करा लेता है। एक प्रॉब्लम में लास्ट लेक्चर में आपको ये प्रॉब्लम डिस्कस किया है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ U/V गिवन था 2/3 1/3। तो लाइक दिस रिलेशन पहले कई बार पूछ लेता है एंट्रोपी के डेफिनेशन से। इसको फाइंड करने के लिए इजी स्टेप है कि आप 1/T फाइंड करें, P/T फाइंड करें और यहाँ से T को एलिमिनेट कर दें। तो दीज टू रिलेशन से आपको P इन टर्म्स ऑफ U एंड V आपको पता चल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में प्रेशर आपको पता चल जाएगा। दीज टू टर्म्स से टेम्परेचर को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ये रिलेशन पता चल जाएगा। सम टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको एंट्रोपी के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन करना हो तो आपको ये पहले से हिंट है कि चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 और इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन 0। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कई बार आपसे लास्ट लेक्चर में भी एक वर्ड मैंने हिंट किया था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक नहीं है, ओनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल के लिए इक्वलिटी साइन और एडियाबैटिक के लिए डी क्यू पार्ट 0 करके आप चेक करेंगे तो ds इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो ds 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ से s वैल्यू कांस्टेंट बनेगा। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो कहीं ये कंडीशन रिक्वायर्ड होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी ये रिजल्ट मैंने आपको हिंट किया है। तो कैसे सिस्टम का थर्मोडायनामिक्स आप स्टडी करेंगे वो आपको कंफर्म हो गया। ये रिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन 0 बनेगा, वो फिर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस नहीं बनेगा, ओनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होंगे। तो एक कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम में यूज करना है इस पार्ट के लिए, वो प्रॉब्लम में साथ के साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 12 पे प्रॉब्लम नंबर 5 स्टेटमेंट रीड करेंगे। लेट डेल्टा डब्ल्यू बी द वर्क डन इन ए क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस का स्टेटमेंट में किया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेल्टा डब्ल्यू इज करेक्ट। जनरली वर्क डन आपको पाथ डिपेंडेंट बताया था, बट बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वलिटी साइन मैंने इंक्लूड कर दिया, dq को नोट कर दिया TdS। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ का कंबाइंड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ds पार्ट 0 बनेगा, डेल्टा s पार्ट 0 बनेगा। ये आपको यहाँ पे हिंट किया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पे। और जैसे ही आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये वर्क डन को आप नोट कर सकते हैं -T। और लार्ज चेंज के लिए ये इंटीग्रल आप फाइंड करेंगे तो चेंज इन एनर्जी से रिलेटेड होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको बताया था कि एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशिएबल है। तो वर्क डन ऑल प्रोसेस के लिए तो पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, बट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में टोटली नॉट हो गया, ये तब पाथ से इंडिपेंडेंट बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को चेक करें, डेल्टा डब्ल्यू इज ए परफेक्ट डिफरेंशिएबल इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल। डेल्टा डब्ल्यू इज ए परफेक्ट डिफरेंशिएबल क्योंकि रिवर्सिबल का वर्ड स्टेटमेंट में इंक्लूड किया हुआ है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज परफेक्ट डिफरेंशिएबल इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन पे जाएं अगर, तो डेल्टा डब्ल्यू इज ऑलवेज परफेक्ट डिफरेंशिएबल। ऑलवेज परफेक्ट डिफरेंशिएबल नहीं है,
सम प्रोसेस में पाथ पे डिपेंड करेगा। डेल्टा डब्ल्यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे ये डेल्टा डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज नॉट हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी का चेंज परफेक्ट, इंटरनल एनर्जी परफेक्ट डिफरेंशिएबल है, पाथ से इंडिपेंडेंट आएगा, तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी पाथ से डिपेंडेंट बनेगा। तो सम प्रोसेस के लिए ये परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल और पाथ से इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो मैंने पहले ही किया है। तो किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे ही आपको यहाँ पे मैक्सवेल रिलेशंस में थर्मोडायनामिकल रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए इंक्लूड होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए सम रूल्स आपको पता होने चाहिए। आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशंस पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के लिए हो सकता है आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो रूल्स हैं उनमें किसी का आपको एप्लीकेशन करना हो, तो आप एक रेसिप्रोकल रूल्स पढ़े होंगे। मैं इनका डेरिवेशन पार्ट स्किप कर रहा हूँ, ओनली ये रूल्स क्या है वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर f कोई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल रूल्स फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो del f by del y at constant x can be written as the reciprocal of del x by del y by del x del y by del f at constant x, ये रेसिप्रोकल रूल है। यहाँ पे इस पार्ट में अगर y को हम फिक्स कर दें, तो अगर ड्राइव करना हो तो मैं सम पार्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये ईलर थ्योरम से इसका चेंज निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में। ये आपको मोर टाइम किया हुआ है। अब यहाँ पे जो भी पार्ट कांस्टेंट है, आप चक्रिय x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x को कांस्टेंट कर दीजिए, तो ये टर्म एक्सक्लूड हो गया है, ये y कांस्टेंट और यहाँ पे x कांस्टेंट, तो ये टर्म dx जीरो होने से ये df को del f बाई del y और इस डेरिवेटिव को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, del f बाई del y, ये x कांस्टेंट लेंगे या इसको 1 कर दीजिए और इधर इंक्लूड कर लीजिए del y बाई del f। ये स्टेप को लाइक दिस भी फॉलो कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पार्ट इस कंडीशन में, अब ये कंडीशन कांस्टेंट x वाली कंडीशन पे अप्लाई, ये 1 हो गया, जैसे ही कांस्टेंट x लेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, और 0 होने से ये टर्म की डेरिवेटिव्स को आप चेक करिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स में से मैच करें। अगर y के लिए फिक्स करना हो तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो जो भी रिक्वायर्ड होगा लाइक दिस आप उसको, ये अगर मेमोराइज नहीं तो ड्राइव कर सकते हैं यूलर थ्योरम से, बट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। बट ये रेसिप्रोकल रूल कब एप्लीकेबल होगा, जब फंक्शन में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कोई एक पार्ट को आप कांस्टेंट ले रहे हैं, आप यहाँ पे रेफरेंस लीजिए, वो कांस्टेंट इस डेरिवेटिव में भी और इस डेरिवेटिव में दोनों में सेम कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट चेंज हो रहा होगा तब ये रेसिप्रोकल रूल वैलिड नहीं। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, del f बाई del y इज इक्वल टू 1 बाई del y बाई del f, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में नोट कर रहे हैं, इसलिए रेसिप्रोकल रूल कर रहे हैं। ऐसे कि इस चेंज वाली इक्वेशन से रिमेनिंग रूल्स भी आप चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं, चेन रूल और एक यहाँ पे साइक्लिक रूल, ये 3 रूल्स आप पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के। तो चेन रूल के लिए यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स नोट करें, del f बाई del x, यहाँ पे f फंक्शन ऑफ x y लिया था। इस चेन रूल और साइक्लिक चेन रूल के लिए 3 वेरिएबल्स आप कंसीडर करेंगे, x y z मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, del f बाई del y, del f बाई del x एट कांस्टेंट z, del x बाई del y एट कांस्टेंट z, देन del f बाई del y एट कांस्टेंट z। यहाँ पे आप चेक करें, ये फिर से कांस्टेंट 3 पार्ट के डेरिवेटिव्स में सेम है। यहाँ पे ओनली 2 वेरिएबल का कांसेप्ट था, रेसिप्रोकल फॉर्म में नोट किया, यहाँ पे चेन बन गया कि जैसे जब चेन बनाते हैं तो लाइक दिस आप कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये पार्ट ये एलिमिनेट हो रहा है इस चेन पार्ट, तो बट ये तभी कर सकते हैं जब ये कांस्टेंट दीज 3 टर्म्स में सेम आ रहे हैं। साइक्लिक रूल के लिए जैसे आपने ये f कंसीडर किया, तो दीज 3 वेरिएबल्स में कोई 2 इंडिपेंडेंट होंगे, थर्ड उस पर डिपेंड करेगा। इट मींस x को आप डिपेंडेंट ले सकते हैं, y और z को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। तब आप ये डेरिवेटिव लेंगे, तो del x बाई del y एट कांस्टेंट z, del y बाई del z एट कांस्टेंट x एंड del z बाई del y, del z बाई del x एट कांस्टेंट y। 3 पार्ट आपको यहाँ पे इंक्लूड हो गए। दिस इज -1 del x बाई del y एट कांस्टेंट z, del y बाई del z, यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर है, x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x। सर इसमें भी डिपेंडेंट लेंगे x y z को, इसको x y z जो मैंने यहाँ पे हिंट किया कि यहाँ पे पहले f में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, कोई एक को कांस्टेंट कर दिया, किसको कांस्टेंट करना हो यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे f में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे, उन 3 में से आपने डिफरेंस चेंज फाइंड किया df का, और उन जो टर्म्स आएंगे वहाँ पे z को कांस्टेंट कर देंगे। अब यहाँ पे जो आप इसको रिलेट करेंगे, तो जो f है फंक्शन है, वो फंक्शन आप यहाँ पे x को y और z का फंक्शन आप कंसीडर करते हैं, मतलब y एंड z इंडिपेंडेंट होंगे, x डिपेंडेंट होंगे। तो लाइक इसमें आप इसका रिजल्ट अब कब क्या एप्लीकेबल है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल में एक कांस्टेंट है और उसको कहीं इन्वर्ट करने की जरूरत है, तो आप लाइक दिस फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे, कहीं कैंसिल करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2 वेरिएबल में पार्ट इंक्लूड करने, और जो
B3 में ये कांस्टेंट फैक्टर है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे आप चेक करिए कांस्टेंट चेंज होते जा रहे हैं। जब कांस्टेंट चेंज होते जाएंगे तब आपको यहाँ पे साइक्लिक रूल अप्लाई, ठीक है। एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई इंटरलेटेड है, कोई फंक्शन दिया होगा वहाँ पे एक्स वाई जेड का रिलेशन दिया ना, तो वो पार्ट से आप इसको अप्लाई, यहाँ पे ये पार्ट है। अब चेक करिए यहाँ पे एफ नोटेशन आ रहा है, यहाँ पे एफ नहीं है, तो यहाँ पे कोई टू इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, थर्ड उस पर डिपेंड करेगा। इट मींस 3 में कोई रिलेशन दिया होगा वो। सर साइक्लिक में नहीं समझ आएगा कि तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक्स वाई और जेड। नहीं, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, तभी तो ये माइनस बना रहा है। अभी मैंने आपको ये हिंट किया कि x इन टर्म्स ऑफ y z हो सकता है, y इन टर्म्स ऑफ x z हो सकता है। x y z में कोई टू इंडिपेंडेंट बनेंगे, थर्ड उस पर डिपेंड करेगा। ओके सर। जब अप्लाई करेंगे तो इनको क्लियर करना है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको अभी यहाँ पे सजेस्ट किए। these two में डिफरेंस करिए, ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है तब आप साइक्लिक रूल अप्लाई करेंगे। अगर कांस्टेंट सेम है, इन्वर्ट करना है या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तब ये फॉर्म यूज करके चलेगा। इसी को लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, जैसे आपको ये पार्ट नोट करना हो, del f by del x at constant z can be written as del f by del y at constant z divided by del x by del y at constant z। जैसे आप रेशियो में डिवाइड कर देते हैं ये पार्ट को, ये y कैंसिल आउट हो गया तो del f by del x, ये तभी कर सकते हैं जब कांस्टेंट these three पार्ट में सेम आ रहे हो। यहाँ पे भी आप इन्वर्ट करते हैं, जैसे कहीं कोई फंक्शन आपका बॉयल्स लॉ आपको नोट करना हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by v आप नोट कर लेते हैं, तो वही फैक्टर यहाँ पे है, जैसे इनवर्स में आपने नोट कर दिया। बट ये कांस्टेंट अगर चेंज हो रहा होगा तब रेसिप्रोकल रूल वैलिड नहीं। ये कोई न्यू रूल नहीं है, ऐसा नहीं कि थर्मोडायनामिक्स में फिर से आपको ये डिफाइन हो रहा है। ये जब भी आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा वो ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन कब यूज होता है वो आपको मैंने भी बता दिया, पहले भी आप पढ़े होंगे कि जब फंक्शन में मोर देन वन वेरिएबल का कंडीशन होता है तब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो चाहे परफेक्ट करें चाहे पार्शियल करें, वो रिजल्ट सेम आएंगे। जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, तो हीट कैपेसिटी के सम न्यू डेफिनेशंस आपको पता चले। पहले हीट के टर्म्स में आपने ये डेफिनेशन लिया था dq by dt। अब अगर आपको cp या cv जो भी पार्ट फाइंड करना हो तो del q by del t एट कांस्टेंट v, ये पहले से पता है आपको डेफिनेशन। del u by del t एट कांस्टेंट v, ये भी आपको पता है। बट एक और डेफिनेशन आपको पता चल गया, जब आप dq को इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी रिप्लेस करेंगे तो tds बनेगा। तो del q को t del s, तो एक एंट्रोपी के टर्म्स में आपको डेफिनेशन पता चल गया, t del s by del t एट कांस्टेंट। ऐसे cp के लिए del q by del t एट कांस्टेंट p, ये पहले से पता था। एंट्रोपी के टर्म्स में t del s by del t एट कांस्टेंट p, एक p, ये कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस, तो कांस्टेंट यहाँ पे चेंज हुआ, प्रोसेस की कंडीशन आपको बता रहा है। एक डेफिनेशन अभी आपको एंथैल्पी के टर्म्स में डिफाइन किया था, del h by del t एट कांस्टेंट p। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड होगा वो आप अप्लाई कीजिए। प्रॉब्लम नोट करेंगे। For a thermodynamic system, show that the difference of heat capacities at constant pressure and constant volume is given by heat capacity at constant pressure represented by Cp and heat capacity at constant volume represented by Cv. So difference Cp minus Cv is equal to T del V by del T at constant P and del P by del T at constant P। और ये शो करने के लिए रिजल्ट आपको प्रॉब्लम में स्टेटमेंट नोट कराया है, तो ये आपको आगे कहीं रिक्वायरमेंट होगी इस रिलेशन की, आपको मेमोराइज भी होना चाहिए। अगर ड्राइव करने में मोर टाइम लगे तो मेमोराइज करेंगे, अगर 2-3 स्टेप्स में ड्राइव होता होगा तो चाहे तो आप उसको इग्नोर करके एग्जाम के टाइम पे ड्राइव कर सकते हैं। बट अगर 5 स्टेप से हायर मोर स्टेप्स फॉलो करने तो कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको मेमोराइज कर लें, जिनका आगे कहीं एप्लीकेशन। तो इसको ड्राइव करने के लिए ये दीज डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट, इसको ड्राइव करने के लिए मैं एंट्रोपी की डेफिनेशन से स्टार्ट करूँ। लेट S इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल T एंड V। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट है यहाँ पे, और एंट्रोपी दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। इट मींस S डिपेंडेंट वेरिएबल है और T एंड V इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको यहाँ पे प्रेशर का नहीं पता है कि वो इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। अगर आप रेफरेंस लें कि आइडल गैस है तो ये ऑटोमेटिकली आपको कंफर्म है यहाँ पे कि अगर T और V को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं तो प्रेशर डिपेंडेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन आपको कंफर्म है। ये सभी को कंफर्म होना चाहिए जो मैंने हिंट किया है। P, T और V ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, बट दीज थ्री स्टेट वेरिएबल्स में कोई 2 इंडिपेंडेंट है, T और V, तो P डिपेंडेंट बनेगा।
और अगर कोई और प्रोसेस की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने लगे, जैसे बॉयल्स लॉ में आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो ये टी वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, तब यहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट बनेगा, ये डिपेंडेंट बन जाएगा। तो जनरली टू होंगे, जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में आप लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऑल टाइम टू ही होंगे, टू या लेस देन टू आ रहे हैं। थ्री वेरिएबल्स अगर आपने कंसीडर किए तो उनमें से टू इंडिपेंडेंट है, पी वी टी। अगर कोई और पार्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि थ्री नोटेशंस को इंक्लूड किया, एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो चेन रूल आपको सजेस्ट करने के लिए हिंट कर दिया। बट थर्मोडायनामिक्स में जो आप अप्लाई करते हैं तो मोस्टली आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दीज थ्री स्टेट वेरिएबल्स लेते हैं। तो दीज थ्री स्टेट वेरिएबल्स में एनी टू, नॉट ओनली ऑलवेज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, पी वी टी से एनी टू इंडिपेंडेंट होंगे, थर्ड उस पर डिपेंड करेगा दीज टू पार्ट पे। अब उनमें कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया टी और डी। अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करेंगे, प्रोसेस कंडीशन इंपोज करेंगे, तो टू में से भी कोई एक वेरिएबल एलिमेंट होकर वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो S is the function of two independent variable T and V. We can find the change for infinitesimal process in entropy ds, that is del S by del T at constant V, dV plus del S by del V at constant T, ये dt टर्म, ये dV। तो ये कोई न्यू पार्ट नहीं है, आपसे पहले चेंज फाइंड करने के लिए आपको मोर टाइम मैंने सजेस्ट किया, पहले से पढ़ते आया। तो चेंज इन एंट्रोपी आपको इनफिनिटेसिमल प्रोसेस के लिए दीज डेरिवेटिव्स में नॉन। अब अगर आप इस टोटल रिजल्ट में dt से डिवाइड कर दें, del S by del T at constant V, ये पार्शियल डेरिवेटिव SH, dV by dt। ये परफेक्ट डेरिवेटिव अभी आपको मैंने नोट कर दिया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, बट ये परफेक्ट डेरिवेटिव टेम्परेचर का भी कंडीशन इंक्लूड करता है पार्शियल डेरिवेटिव, और वॉल्यूम वाले पार्ट से रिलेटेड है, और वॉल्यूम भी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे मैंने किया कि टी और बी इंडिपेंडेंट है, बट जैसे ही आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया होगा तो सम टाइम वॉल्यूम भी टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है। अब ये डेफिनेशन पे जाइए, ये CV का डेफिनेशन del S by del T एट कांस्टेंट V, ये यहाँ पे T मल्टीप्लाई किया तो ये CV by T बन गया। तो CV के टर्म्स में डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये CV में कन्वर्ट हो सकता है, और हमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए CP हो चाहिए। तो CP के लिए आप चेक करें del S by del T एट कांस्टेंट P की रिक्वायरमेंट है। तो इस रिलेशन को यूज करके अगर हम इस टोटल पार्ट में प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो ये परफेक्ट डेरिवेटिव पार्शियल में कन्वर्ट हो। तो del S by del T एट कांस्टेंट P, del S by del T एट कांस्टेंट V SH, del S by del V एट कांस्टेंट T SH, जो परफेक्ट डेरिवेटिव्स हैं वो पार्शियल में कन्वर्ट होते हैं, del V by del T एट कांस्टेंट। इस रिलेशन से इस एंट्रोपी के डिपेंडेंसी से मैंने ये रिलेशन फाइंड किया। अब ये del S by del T वाले टर्म जो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए एंट्रोपी के डेफिनेशन से रिलेटेड होंगे, वो इक्वेशन के वन साइड नोट करना, लेफ्ट साइड में इसको नोट करना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये डेरिवेटिव्स में लेफ्ट में नोट करना, जो रिमेनिंग टर्म है वो राइट साइड में नोट करना। del S by del T at constant P minus del S by del T at constant V is equal to del S by del V at constant T and del V by del T at constant T। अब इस टोटल रिलेशन में अगर आप T से मल्टीप्लाई कर दें, T del S by del T at constant P minus T del S by del T at constant V is equal to T del S by del V at constant T multiplied by del V by del T at constant T, and this result is Cp, heat capacity at constant pressure, minus this term is Cv, heat capacity at constant volume, T del S by del V at constant T, del V by del T at constant T। ये रिलेशन Cp और Cv के डिफरेंस के लिए आपको फाइंड हुआ, बट जो ड्राइव करना है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे आप चेक करिए कि del V by del T at constant P तो मैच करता है, बट ये डेरिवेटिव मैच नहीं करता है। तो बाय यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, मैंने आपको यही किया कि नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो आपको एक इजी वे में चेक हो जाएगा कि किस रिलेशन की रिक्वायरमेंट है। अब आप कंपेयर करिए, वो रिलेशन रिक्वायर्ड होगा जिसमें डेरिवेटिव टी और बी के टर्म्स में आ रहे हो। तो टी और बी के टर्म्स में आप रिकॉल करें, ऑटोमेटिकली आपको ये हिंट हो गया, टी और बी के टर्म्स में आपने हेल्महोल्ट्ज सिनर्जी पढ़ा था, तो हेल्महोल्ट्ज सिनर्जी से आपने सेकंड मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन फाइंड किया था। तो आप ये रिकॉल कर लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यही मैंने आपको वहाँ पे नोट कराया है। सेकंड मैक्सवेल रिलेशन यही बताया है, हेल्महोल्ट्ज सिनर्जी से ये ड्राइव किया होगा, इसकी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ये इसी से पता चल गया कि क्या टर्म कांस्टेंट है, क्या डेरिवेटिव है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनेगा, ये आइसोथर्मल आइसोकोरिकली हेल्महोल्ट्ज सिनर्जी। तो Cp minus Cv is equal to T del P by del T at constant V del V by del T at constant T। तो these two partial derivatives के टर्म्स में हीट कैपेसिटी का डिफरेंस आता है। तो ड्राइव करने में मोर टाइम लगेगा, इसलिए इजी रहेगा कि आप इसको मेमोराइज करें, जब कभी रिक्वायर्ड होगा आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे इसका एप्लीकेशन करना है, डेरिवेशन पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेयर फॉर्मूला ड्राइव करना हो आइडल गैस के लिए, फॉर एन आइडल गैस, क्वेश्चन में सिस्टम आपको स्पेसिफाई करेगा
तो आइडियल गैस के लिए आपको ये कंफर्म है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। जब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगर आपको प्रेशर का डेरिवेटिव टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे रिलेशन नोट करेंगे P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। तो ये रिलेशन को चेक करें, क्वेश्चन ऑफ स्टेट में टी, वी और प्रेशर 3 वेरिएबल्स हैं, बट यहाँ पे दीज 3 वेरिएबल्स में अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया टेम्परेचर। तो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो वी कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो 1 हो गया। जब आप डेल वी बाई डेल टी फाइंड करेंगे तो रिलेशन आप एनआरटी बाई पी यूज करेंगे। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट लेना है, टेटम कांस्टेंट, एनआर पहले से कांस्टेंट है, तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू एन आर बाई पी। अब इस रिलेशन में सी पी माइनस सी वी, जो पहले इस रिलेशन से पहले थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले आप किसी और मेथड से फाइंड करते हैं मेरा फॉर्मूला। यहाँ पे आप अगर ये एक्सप्रेशन मेमोराइज होगा तो इजी वे में आप मेरा फॉर्मूला अगर ड्राइव करना हो तो ड्राइव कर सकते हैं। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी इज एन आर बाई वी मल्टीप्लाइड बाई डेल वी बाई डेल टी दैट इज एन आर बाई पी। अब यहाँ से चाहे वी को, पी को या एन आर टी बाई वी या कंपेयर करें, ये एन आर टी बाई वी इस प्रेशर से कैंसिल आउट होके राइट साइड एन आर में कन्वर्ट। तो डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू एनआर बनेगा। तो जैसे ही किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा Cp Cv का डिफरेंस, उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर आपको पता चल जाए तो आप ये Cp Cv का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको मेमोराइज होगा तभी आप ये आगे कैसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो डेरिवेशन में मोर टेंशन। सर हाँ जी, एक डाउट है सर जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन होती है सर, उसमें मतलब जो भी जो टर्म्स आती है, अगर हम मतलब ऐसे देखें उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मतलब एनर्जी की यूनिट बनती है। जैसे मतलब आपने जो यूनिट लिखा है डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी की यूनिट बनती है। तो ये कभी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है ये सर, मतलब बस कोइंसिडेंस है ऐसा? देखो अभी ये टर्म भी आप कह रहे हैं एनर्जी की यूनिट में बनेगा। नहीं सर, जो मैक्सवेल मैं कह रहा हूँ किसी को भी देख लीजिए, ये टर्म भी तो एनर्जी की यूनिट बनेगा। हाँ बोलिए, क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आपने सबसे पहले पढ़ा है? नहीं सर। जो फिजिकल ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर मैथमेटिक्स का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस जो डेफिनेशंस पहले पढ़ी हैं उनसे ही तो रिलेट करेंगे। मैंने आपको ये हिंट किया कि इसका कोई फिजिकल मीनिंग आपसे पहले नहीं पढ़ा, तो जबरदस्त इसको रिलेट करके क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि पहले तो इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए ना। जब पता ही नहीं तो क्या कैसे रिलेट कर सकते हो? आपसे पहले तो कभी नहीं फेस हुआ है। बट क्योंकि जहाँ कहीं पे हमारे 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट का डिफरेंशियल करना होगा, ये मैथमेटिकल स्टेप से ऑटोमेटिकली आएगा नहीं? ये सर पीडीवी प्लस वीडीवी आता है। तो प्रोडक्ट से जरूरी थोड़ी है कि उसका कोई वहाँ पे कोई फिजिकल डेफिनेशन बनाए ही बनाए। आप रिलेट कर सकते हो, जैसे टी एस को मैंने लेटेंट एनर्जी में रिलेट किया, टी डी एस को हीट में इसको रिलेट किया। बोलो, एक हीट है और एक लेटेंट हीट है, दोनों डिफरेंट है या नहीं? बोलिए। ये मैंने बताया, ये बोला हीट ट्रांसफर, बट लेटेंट हीट कब बनेगा? जब ये टी कांस्टेंट हो रहा हो। अब इसी से आप कंपेयर करें, अगर इसको इंटीग्रल कर दें और टेम्परेचर को कांस्टेंट लें, अगर टेम्परेचर वेरी करे तो ये टर्म को हम हीट ट्रांसफर कह रहे हैं, ठीक है। बट अगर टी को कांस्टेंट करेंगे तो यही पार्ट मैंने आपको टीएस में कन्वर्ट करा दिया, जिसको मैंने लेटेंट एनर्जी बोल दिया। इसी को हम लेटेंट हीट भी कह सकते थे। तो सम टाइम वो आपके रिजल्ट्स मैच करेंगे जो पहले डेफिनेशन पढ़ी है, सम टाइम नहीं करेंगे, बट वो हमें मैथमेटिकली वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करें। द गिव्स फ्री एनर्जी of a thermodynamic system is given by G is equal to RT ln of A P by RT power 5 by 2, where A is constant and capital R is universal gas constant. Find the value of the entropy and heat capacity at constant pressure. देखो कई बार ऐसा हो सकता है, मैंने तो यहाँ पे वर्ड नोट कर दिया, गिव्स फ्री एनर्जी। 2 टाइप ऑफ फ्री एनर्जी बताया, गिव्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। सम प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि वो जस्ट वर्ड यूज कर देता फ्री एनर्जी, गिव्स और हेल्महोल्ट्ज स्पेसिफाई ना करे, और मैंने सपोज यहाँ पे ये एफ कर दिया और ये गिव्स वर्ड को हटा दिया। तो सभी को पता है ये गिव्स एनर्जी है कि नहीं? बोलिए।
अगर ये गिफ्ट वर्ड नहीं होता और ये नोटेशन भी मैंने हटा दिया तो सभी को पता चल जाना चाहिए गिफ्ट एनर्जी है। यस सर, कैसे? क्योंकि यहाँ पे टी और पी फंक्शन ऑफ पी एंड पी। आई को और पी बैठ आ रहा है, तो प्रॉब्लम में भी आपको खुद से पता चल जाना चाहिए अगर फ्री एनर्जी वर्ड दिया है कि वो किस एनर्जी की बात कर रहा है। तो एंट्रोपी फाइंड करने के लिए जिस एनर्जी में जो मैथमेटिकल स्टेप्स डिस्कस किए हैं थर्मोडायनामिक रिजल्ट फाइंड करने के लिए, ये बार बार डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक बार ड्राइव करना बता दिया है। अब चाहे उसमें आप उसको मेमोराइज करें या डेरिवेशन पार्ट में लेस स्टेप्स फॉलो करके आप उसको ट्राई करें। ये एंट्रोपी के लिए आपको डेफिनेशन चाहिए। प्रॉब्लम की जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर बार इसको देख के नोट करेंगे तो कभी मेमोराइज नहीं होगा। अब या तो इसको एक बार मेमोराइज कर लें, फिर जब कभी अप्लाई हो तो खुद से उसको बिना देखे अप्लाई करें, या इस डेफिनेशन को रेफरेंस लें और ये आपको फाइंड करना है, चाहे जैसे आप उसको लें। एक और पॉइंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जब आप कोई किसी भी मेथड से किसी भी पोटेंशियल से एंट्रोपी फाइंड करें, आप चेक करिए यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से एंट्रोपी फाइंड किया, ये साइन चेंज हो सकता है, ये कांस्टेंट चेंज हो सकता है, बट डिफरेंशिएशन ऑलवेज टेम्परेचर के टर्म्स में आए। जो भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहे थे, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पता होना चाहिए जिन क्वांटिटीज के डेफिनेशंस रिलेट हो रहे हैं, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये पेयर जो है वो कैनोनिकली कंजुगेट पेयर है। एक कैनोनिकली कंजुगेट पेयर मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस किया, वो पोजीशन मोमेंटम पार्ट बताया, तो कंजुगेट वेरिएबल्स का पेयर यहाँ पे बनेगा। चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये टी एस दोनों कंजुगेट पेयर है, कंजुगेट वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही प्रेशर और वॉल्यूम कंजुगेट वेरिएबल। जब आप कोई चेंज लिख रहे हैं एनर्जी का, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का, किसी भी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का चेंज लिख रहे हैं, जो टर्म एक साथ आ रहे हैं, टी और एस वाले टर्म एक साथ हैं, तो टी और एस कंजुगेट वेरिएबल्स, पी और वी कंजुगेट वेरिएबल्स। तो जब भी पी कैलकुलेट करना होगा, आप सभी पोटेंशियल्स को रेफरेंस लेके क्रॉस चेक करेंगे। अगर कहीं प्रेशर कैलकुलेट करना है तो साइन चाहे प्लस हो माइनस हो, कांस्टेंट टर्म चेंज हो रहा हो, डेरिवेटिव हमेशा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होगा। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो डेरिवेटिव पी के टर्म्स में होगा। ऐसे ही टी कैलकुलेट करना होगा तो डेरिवेटिव एस के टर्म्स में होगा, और एस कैलकुलेट करना होगा तो डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में होगा। आप चाहे कहीं पे भी चेक करिए, पी कैलकुलेट करना है वी के रेस्पेक्ट में, आगे भी कहीं आ रहा होगा भी, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वी कैलकुलेट करना तो पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एंट्रोपी है टी के रेस्पेक्ट में है, ऐसे ही यहाँ पे एंट्रोपी टी के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे आप चेक करिए, अपने वी कैलकुलेट किया, पी के रेस्पेक्ट में है, तो जब रिजल्ट कैलकुलेट करना होगा साइन कंट्रीब्यूट करेगा। साइन से रिजल्ट ऑप्शन में कई बार चेंज हो सकता है। इस कांस्टेंट का कहीं जब डेफिनेशन में ये ऐसा पूछा होगा तब ये इंपॉर्टेंस है, बट कैलकुलेट करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको तो सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। तो ये इजीली जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये साइन भी आपको मेमोराइज हो जाएगा और ये डेरिवेटिव्स का भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो एंट्रोपी का डेफिनेशन गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में माइनस डेल जी बाई डेल टी होगा। टी और पी टू वेरिएबल्स है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे टू टर्म्स है, एक टेम्परेचर यहाँ पे है और एक टेम्परेचर यहाँ पे है। तो जब भी कहीं आपको लॉग का फंक्शन दिया हो, लॉग के टर्म्स में रिजल्ट डिफाइन किया हो, तो लॉग का बेनिफिट डेरिवेटिव के लिए यूज करिए कि जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है वो टर्म पहले ही सिंप्लीफाई कर लें, बाकी टर्म को लॉग ए और लॉग बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी करके, जब ए और बी आ रहा होगा प्रोडक्ट में तो सम आ जाएगा लॉग फैक्टर में, और ए बाई बी आ रहा होगा तो डिफरेंस आ जाएगा लॉग फैक्टर में। तो बाकी फैक्टर चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें वो कांस्टेंट में आप इंक्लूड करें, तो इजीली डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। तो इसी टर्म को आप ये नोट कर सकते थे, आर टी एल एन ऑफ टी पावर, जब न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे तो माइनस 5/2, या 1/t पार्ट 1/t पावर 5/2, ये सेपरेट कर दिया मैंने क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल चाहिए, और जो बाकी पार्ट है वो मैंने ln कांस्टेंट लिया। अब यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे माइनस एस एच आर टी कॉन्स्टेंट, और ये t पावर माइनस 5/2 मल्टीप्लाई मिल गया, और ln t का डिफरेंशियल करेंगे तो बन गया। क्लियर है? तो इससे इजीली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जो बाकी पार्ट है पीटी से खवात, आप लोग अनम्यूट होते हैं तो हो सकता है आपको भी आपकी आवाज का पता चलता होगा, या नहीं पता चलता है? नो सर, नहीं चलता। तो जो मैं सजेस्ट कर रहा था आपको यहाँ पे, ये क्लियर रहेगा। जब कभी लॉग फैक्टर हो तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना हो पहले सेपरेट करें। तो ये अभी मैंने जो सजेस्ट किया ये आगे अप्लाई करें। तो जिसका डिफरेंशियल करना है तो पहले आप चेक करें इस टी का अगर आप डिफरेंशियल करें तो बाकी पार्ट कौन सा आर एल एन, क्योंकि लास्ट में फिर इसको एडजस्ट करना है, तो ये मैंने यहाँ पे पहले डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेटिव वाली टी का कर दिया। अब जब ये टर्म कांस्टेंट लेंगे तो इस टर्म का डिफरेंशियल करें, और इस टर्म का डिफरेंशियल करने के लिए आपको यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको कांस्टेंट इंक्लूड कर देना है और उसका डिफरेंशियल 0 बनेगा। ओनली डिफरेंशियल सिर्फ इस टी पार्ट से जो कंडीशन आएगा उसको इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करने के लिए लॉग प्रॉपर्टी से माइनस 5/2 पावर मल्टीप्लाई मिलेगा और ln t का डिफरेंशियल 1/2। तो इजीली आपको ये डिफरेंशिएशन होगा। तो मैंने आपको सजेस्ट किया चाहे तो इस लॉग फैक्टर को पहले ओपन कर लें, या आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल करेंगे कि रिमेनिंग पार्ट को आप एक्सक्लूड कर दें, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है वो आप इंक्लूड करें। इस माइनस को इनसाइड में मल्टीप्लाई करें तो 5/2 ये t एडजस्ट हो गया, r
माइनस आर एल एन ए पी बाई आर टी पावर 5/2, ये आपको एंट्रोपी का है। अब आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड करना है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपको एंट्रोपी के टर्म्स में अभी डेफिनेशन मैंने डिस्कस किया है, ये डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसी में एंट्रोपी का एक्सप्रेशन प्लेस कर दें। देखो जैसे जैसे आप आगे स्टेप्स पढ़ते जाएंगे, स्लर्स पढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेशन आपको मोर डेफिनेशंस पता चल जाएंगे। एस का डेफिनेशन जी में पता है तो ये डबल डेरिवेटिव बनेगा। आगे कहीं फेज ट्रांजिशन में ये रिक्वायर्ड होगा कि गिव्स एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकंड ऑर्डर है, इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी आपको डेफिनेशन पता चलेगा। तो मैंने आपको जस्ट सजेस्ट किया, ये सारे डेफिनेशंस मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ये पता होगा तो बाकी सारे डेफिनेशन वन वन स्टेप में आपको पता चलने जो रिक्वायर्ड है। बट ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया कि जब आप फेज ट्रांजिशन आगे पढ़ेंगे तो ये जरूर आपको कंफर्म होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट गिव्स एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिससे आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टू डेफिनेशंस हैं, सीपी के लिए टू मेथड है इसको फाइंड करने के लिए, या तो गिव्स एनर्जी का डबल डेरिवेटिव ले लें और माइनस सी मल्टीप्लाई करते हैं, या एंट्रोपी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें टी मल्टीप्लाई। तो सीपी डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी और टी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जीरो हो गया, ओनली ये टर्म से डिफरेंशियल करना है, तो माइनस आर ये टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब इस लॉग फैक्टर का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 5/2 एल एन टी का डिफरेंशियल 1/t, टी एडजस्ट हो गया तो ये 5/2 आ जाता है। तो कैसे किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल से आपको सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स स्टडी करना है वो आप यहाँ पे करना है। कैसे एंट्रोपी फाइंड किया, एंट्रोपी से और टर्म्स रिलेटेड होंगे, आप सीपी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कैलकुलेट करेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the entropy of a thermodynamic system entropy of a thermodynamic system in terms of वॉल्यूम के नोटेशंस जो यहाँ पे वर्ड है उनके नोटेशंस में ब्रैकेट में नोट करा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए नोटेशन U इज डिफाइंड एज S is equal to C U power 3/4 V power 1/4, where C is constant. First part, find the temperature capital T and pressure P of the system in terms of U, V and S. Second part, find the Gibbs free energy of the system. तो यहाँ पे आपको एंट्रोपी दिया है और एंट्रोपी से कैसे रिजल्ट्स फाइंड करना है वो आपको यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। अगर एंट्रोपी गिवन है तो पहले 1/t v/t फाइंड करेंगे, अगर केमिकल पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी तो ये रिलेशन अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो t फाइंड करने के लिए आपको पहले 1/t फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट 1/t फाइंड करने के लिए आपको डेल एस बाई डेल यू की रिक्वायरमेंट है एट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं नहीं आए तो चाहे तो आप कांस्टेंट n इंक्लूड करें या उसको एक्सक्लूड करें। अगर n के टर्म्स में भी यहाँ पे डिफाइंड होता तो आपको कांस्टेंट n भी इंक्लूड करना होता। बट यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं u एंड v, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दीज में आपको यहाँ पे कोई एक वेरिएबल को मैंने कांस्टेंट किया, अदर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब ये डेल एस बाई डेल यू फाइंड करने के लिए आपको s इन टर्म्स ऑफ u एंड v पता है, चाहे एस डिफरेंशियल कर लें। बट अभी मैंने आपको ये हिंट किया कि लॉगरिथमिक फंक्शन का एक बेनिफिट है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है वो आपको फॉर्म चाहिए, बाकी पार्ट को आप कांस्टेंट में कंसीडर करते हैं। तो एक ईजी अप्रोच भी है, अगर आपको t फाइंड करना है या p/t फाइंड करना है तो आपको दीज टू डेरिवेटिव्स चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इस रिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और पावर में टर्म्स हैं, तो इससे लॉग फाइंड कर लेंगे तो पावर मल्टीप्लाई मिल जाएगा। अगर आप गिवन एस से ln ऑफ एस फाइंड करें तो लॉग प्रॉपर्टी से ln ऑफ कांस्टेंट c प्लस 3/4 ln ऑफ u प्लस 1/4 ln ऑफ t, ये फॉर्म बन गया। अब
अगर हमें 1/t चाहिए तो ये रिलेशन का हम u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दें, और जब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी u, तो 1/s del s by del u एट कांस्टेंट v, ये टर्म का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफरेंशियल कर रहे हैं, ये टर्म का डिफरेंशियल 0, ओनली ये पार्ट कंप्यूट करेगा। 3/4 SH ln u का डिफरेंशियल 1/u, और आपको चाहिए सिर्फ del s by del u, तो s मल्टीप्लाई कर दें। 1/t इज del s by del u एट कांस्टेंट v, तो यहाँ से del s by del u के लिए सिंप्लीफाई किया तो ये 3/4 s by u, और आपको चाहिए टेम्परेचर, आपने फाइंड किया 1/t, तो इसको इन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे ये t की वैल्यू आप फाइंड करके, जो मेथड मैंने सजेस्ट किया है, आप इसे p/t और फाइंड करिए। t कैन बी रिटन एज 4/3 u/s। आपको टेम्परेचर फाइंड करना था u, v और s के टर्म्स में, तो यहाँ पे v तो नहीं आया, बट u और s आपको यहाँ पे इंक्लूड हो गए। कई बार ऐसा हो सकता है कांस्टेंट के टर्म्स में रिजल्ट पूछा हो, तब अब लॉग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर कांस्टेंट नहीं है वहाँ पे, तो आप लॉगरिथमिक फैक्टर से ऑटोमेटिकली कांस्टेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, या लास्ट में आपको फिर सी की वैल्यू प्लेस करना है। जो भी आपको स्टेप्स फॉलो करने हो आप फॉलो कर सकते हैं। इसी फर्स्ट पार्ट में आपको प्रेशर के लिए del s by del v चाहिए, फिर से इस रिलेशन को यूज करेंगे कांस्टेंट एनर्जी पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। 1/s del s by del v एट कांस्टेंट u, ln ऑफ c का डिफरेंशियल 0, ln ऑफ u वाले टर्म का डिफरेंशियल 0, ओनली वॉल्यूम टर्म का डिफरेंशियल कंप्यूट करेंगे। ये टर्म का डिफरेंशियल कंप्यूट करेगा 1/4 मल्टीप्लाई में है, और ln v का डिफरेंशियल 1/v। तो यहाँ से आपको p/t पहले फाइंड करना है, दैट इज del s by del v एट कांस्टेंट u, तो ये s मल्टीप्लाई में 1/4 s by v। आपको प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में टेम्परेचर का रेफरेंस नहीं है फाइंड करने के लिए, तो ये टेम्परेचर को आप एक्सक्लूड करेंगे, और टेम्परेचर वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, यहाँ पे 1/t वैल्यू फाइंड किया, यहाँ से प्लेस कर दीजिए। 1/t इज 3/4 s by u, 1/4 s by v, तो ये s एलिमिनेट हो गया, 4 एलिमिनेट हो गया, देन प्रेशर कैन बी रिटन एज 1/3 u by v। तो प्रेशर और टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ u, v और s फाइंड हो गए। एक पॉइंट आप यहाँ पे रिकॉल करिए, मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किया था कि सम टाइम आपको प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना होगा, तो आप 1/t फाइंड करेंगे, p/t फाइंड करेंगे, और 1/t को आप एलिमिनेट करके ये प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो मेथड फिर से कंफर्म भी हो गया कि कैसे फाइंड करना है। सम टाइम आपको लाइक दिस रिलेशन पूछा होगा, तो सिमिलर स्टेप्स फॉलो करने होंगे, 1/t और p/t फाइंड करके 1/t को वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम का। सेकंड पार्ट में आपको गिब्स एनर्जी फाइंड करना है, और गिब्स एनर्जी का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ h आपको नोट कराया है, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी बताया है u + pv - ts। तो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, u को आप u रखें, pv की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दें, दैट इज u/3, ts की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दें, तो ऑल थ्री टर्म्स u में कन्वर्ट हो गए, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 0 बन गया। सिस्टम के लिए गिव्स एनर्जी 0 बन गया। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? पेज नंबर साथ ही प्रॉब्लम के लिए रेफरेंस नोट करें, क्योंकि आगे फिर भूल जाएंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सेम प्रॉब्लम पूछा है। पेज नंबर 66 प्रॉब्लम नंबर 18, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। प्रॉब्लम का मैंने रेफरेंस नंबर नोट किया है, तो आप स्टेटमेंट रीड करिए, क्या फाइंड करना है। मैंने करेक्ट ऑप्शन आपको हिंट कर दिया, जो प्रॉब्लम नोट कराया उसी में वो एक्सप्लेन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर 20 प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 20 प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेटमेंट रीड करिए, प्रॉब्लम के लिए स्टेप्स आपको बताएगा, सिमिलर स्टेप्स फॉलो करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं।
द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाई U function of S and V is equal to lambda V power minus 2 by 3 S square. ये आपको रिलेशन दिया है। lambda is constant of appropriate dimension, V and S denote the volume and entropy respectively. Which one of the following gives the correct equation of state of the system? और equation of state pressure, volume और temperature में बताया। अभी थोड़ी देर के लिए रिकॉल करिए। 4 पोटेंशियल्स मैंने आपको डिस्कस किए, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो आपको सजेस्ट किए, क्या मेथड आपको अप्लाई करना है थर्मोडायनामिक रिलेशंस फाइंड करने के लिए, थर्मोडायनामिक रिजल्ट फाइंड करने के लिए, ये आपको चेक करिए। यहाँ पे मैंने पहले ही सजेस्ट किया कि एस और वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इंटरनल एनर्जी के। एस और वी आप चेक लीजिए, स्टेटमेंट में एस और वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन बताया है। अगर यू नोन होगा तो आप टी और पी फाइंड कर सकते हैं बाय दीस टू रिलेशंस। डिफरेंशियल करने का जो स्टेप है कैसे वो इजी होगा वो आप खुद से, डिफरेंशिएशन सभी को आता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इंटरनल एनर्जी दिया है एस और वी के टर्म्स में। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है प्रेशर। प्रेशर के लिए रिलेशन आपको बताया है माइनस डेल यू बाई डेल वी। ई के लिए आपको रिलेशन बताया है डेल यू बाई डेल एस। तो ये एक्सप्रेशंस आपको प्रैक्टिस करते हुए मेमोराइज होना चाहिए एग्जाम से। एग्जाम से पहले अगर आप सेपरेटली मेमोराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट भी ओवरलैप होंगे, साइन भी मिस्टेक करेगा। और आप चेक करिए अब तक जो आपको हो सकता है कम रिलेशंस आए हैं, जब आप आगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक ही आर्टिकल में मोर देन 20 एक्सप्रेशंस बने जिनको मेमोराइज करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो जरूरी है उसका डेरिवेशन जो लेस स्टेप में हो रहा हो, या जो जिसको किसी अनदर रिजल्ट का रेफरेंस लेके लेस देन 5 स्टेप में ड्राइव नहीं कर सकते हैं, उसको आप मेमोराइज करें। तो प्रेशर वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, माइनस एस एच, लैम्डा कांस्टेंट है, एस स्क्वायर कांस्टेंट है, इस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 2/3 मल्टीप्लाई मिलेगा और v पावर 1 से डिफरेंस हो गया, दैट इज -5। अब डेल यू बाई डेल एस करेंगे, लैम्डा कांस्टेंट है, v पावर -2/3 कांस्टेंट, s स्क्वायर का डिफरेंशियल किया ट्वाइस s। आपको रिलेशन चाहिए p और t में, तो आपको p, v और t में यहाँ पे चेक करिए दीज टू रिलेशन में, प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में s v आ रहा है, तो आपको s को एलिमिनेट करना है। और s को एलिमिनेट करने के लिए चाहे आप यहाँ से रिजल्ट फाइंड कर लें, इस पार्ट से मैंने इस टर्म से s को नोट किया, s कैन बी रिटन एज t/2 लैम्डा v पावर -2/3। चाहे तो इस v को न्यूमरेटर में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपको s के लिए रिजल्ट है जिसका आप स्क्वायर कर सकते हैं। फॉर्म आप कंपेयर करें तो p, v और t में आपको बनाया हुआ है। इस प्रेशर वाले रिलेशन में ये माइनस माइनस प्लस 2/3 लैम्डा v पावर -5/3 s स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पे प्लेस करते हैं, t स्क्वायर बाई 4 लैम्डा स्क्वायर v पावर 4/3। ये टर्म को सिंप्लीफाई करें, ये 1 ये लैम्डा का 1 पावर एडजस्ट हो गया, ये 2 4 को एडजस्ट करेगा तो 1/6 लैम्डा t स्क्वायर, ये प्रोडक्ट करिए v पावर -1/3। अगर आप ये फॉर्म को राइट साइड में ऑल रिलेशंस में कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो p/t स्क्वायर, और ये टर्म को डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में v पावर 1/3 बनेगा और राइट साइड बनेगा 1/6 लैम्डा, ये टर्म कांस्टेंट है। तो ऑप्शन में आपको रिलेशन कंफर्म हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट बन गया। और भी कुछ सिमिलर अप्रोच तो बेस्ड और भी क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के असाइनमेंट में आप लोग फेस करें। तो जब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे तो दैट टाइम को आपको डिस्कस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे, फॉर ए थर्मोडायनामिक सिस्टम show that del u by del v at constant t is equal to t del p by del t at constant v minus p। देखो ये रिलेशन भी आपको मेमोराइज करना है by using Maxwell thermodynamic relation, चाहे तो आप ये नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे, by using Maxwell thermodynamic relation। इसको ड्राइव करने के लिए कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे
और उसमें जो रिक्वायर्ड होगा मैक्सवेल रिलेशन वो अप्लाई करें बाय यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स TdS इज इक्वल टू du प्लस PD. du कैन बी रिटन एज TdS माइनस PD. इस वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम से, du बाई dv इज इक्वल टू TdS बाई dv माइनस T. क्यों डिवाइड किया वो आपको यहाँ से सजेस्ट हो रहा है इस फॉर्म से. अब यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन अप्लाई करें तो ये परफेक्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट. अब आपको यहाँ पे कंफर्म है कि मैक्सवेल रिलेशन में आपको रिक्वायर्ड होगा आइसोथर्मल आइसोबैरिक वाली कंडीशन से जो रिलेशन आप फाइंड करते हैं, मींस हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से रिलेशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन. del S by del V at constant T is equal to del P by del T at constant T. सेकंड मैक्सवेल रिलेशन अगर आप यूज करेंगे del U by del V at constant T is equal to T del P by del T constant V minus प्रेशर. अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया है तो ये रिलेशन से आप del U by del V फाइंड कर सकते हैं. समटाइम एंट्रोपी दिया होगा तब भी आप रिलेशन फाइंड. ये रिलेशन अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन करेगा, या आपको मेमोराइज होगा तो आप जहाँ कहीं रिकॉर्ड हो del U by del V उसको फाइंड कर सकते हैं. और एक पार्ट और चेक करें, ये इंटरनल एनर्जी से वॉल्यूम डिपेंडेंसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन है. तो आप यहाँ पे कंफर्म है कि प्रेशर है तो ये राइट साइड में जो यूनिट है वो प्रेशर का यूनिट बनेगा, तो लेफ्ट साइड में भी ये क्वांटिटी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा. बट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी से फाइंड कर रहे हैं तो दिस टाइम रिप्रेजेंट इंटरनल प्रेशर. तो सम टाइम आपको del U by del V कांस्टेंट ही पूछा जाएगा, तो जरूर नहीं कि आपको ये फैक्टर का डेरिवेटिव डिफाइंड हो सकता है वहाँ पे इंटरनल प्रेशर वर्ड यूज किया. तो दिस इज नोन एज इंटरनल प्रेशर. ये आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि अगर इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कंडीशन ले रहे हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट आता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंसी है, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है इंटरनल एनर्जी में, उससे वॉल्यूम डिपेंडेंसी आता है. तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम डिपेंडेंसी पार्ट आपको ये आइडिया देगा कि सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स में म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है. अगर आपको ये आइडल गैस के लिए चेक करना हो, आइडल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको मेमोराइज है, जो ड्राइव करना था वो कंप्लीट हो गया, बट इसका एप्लीकेशन कैसे करना वो आप चेक कर सकते हैं. PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट है, और आपको del U by del V एट कांस्टेंट T इंटरनल प्रेशर फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन को यूज करके, इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके. तो आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट से पार्शियल डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, del P by del T एट कांस्टेंट V की रिक्वायरमेंट है. यहाँ से आप del P by del T एट कांस्टेंट V फाइंड करेंगे, nR by V. del U by del V at constant T is equal to T del P by del T at constant V, that is nR by V minus P. ये वैल्यू को चेक कर सकते हैं. यहाँ पे प्रेशर वैल्यू nRT by V है, या तो प्रेशर को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, या ये टर्म को आप P नॉट कर सकते हैं, और ये डिफरेंस जीरो है. जो पहले भी आपको ये बताया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है. इसी को कई बार जूल्स लॉ भी बोलता है आइडल गैस के. और आइडल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर नहीं होता, आइडल गैस के लिए इंटरनल वर्क नहीं होता, वो पहले आपको हिंट किया हुआ है. आइडल गैस एजम्पशन से बताया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स नॉन इंटरेक्टिंग लेते हैं. ओनली आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट नहीं. तो ये आपको फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है इंटरनल प्रेशर. आइडल गैस और वंडरवाल गैस, बीच का डिफरेंस सभी को कंफर्म होना चाहिए. डिफरेंस से इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडल गैस के लिए क्या चेंज होगा, वंडरवाल गैस के लिए ये इंटरनल प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, इसका एप्लीकेशन आगे एनर्जी फाइंड करने के लिए करेंगे. आपको पहले आइडल गैस एजम्पशंस बताए हुए हैं. आइडल गैस एजम्पशंस को रेफरेंस लेके यहाँ पे वंडरवाल गैस के लिए क्या डिफरेंस होगा वो यहाँ पे फाइंड करेंगे. टू एजम्पशंस आपको आइडल गैस के नॉट कराए थे. फर्स्ट एजम्पशन था मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस आर पॉइंट लाइक. अगर आप कोई कंटेनर ले रहे हैं, कोई सिलेंडर ले रहे हैं, आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप इस कंटेनर में फिल करेंगे जिसका वॉल्यूम B है, तो ये मॉलिक्यूल्स पॉइंट लाइक मॉलिक्यूल आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये मॉलिक्यूल्स आप एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं. ये वॉल्यूम V को ऑक्यूपाई करेंगे. इस वॉल्यूम V का ऑल पार्ट ईच मॉलिक्यूल के लिए मोशन करने के लिए अवेलेबल है. बट वंडरवाल गैस के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉइंट लाइक नहीं है. किसी भी रियल गैस के, वंडरवाल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आइडल गैस एजम्पशंस को फॉलो नहीं करेंगे. जब फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे टू करेक्शंस आप इंक्लूड करते हैं. जो PV इक्वल टू nRT आप इक्वेशन ले रहे थे, पॉइंट लाइक मॉलिक्यूल्स ले रहे थे और मॉलिक्यूल्स नॉन इंटरेक्टिंग ले रहे थे, उन एजम्पशंस में चेंज करना पड़ेगा. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वंडरवाल गैस हैव
नॉन जीरो साइज। किसी भी रियल गैस के लिए, चाहे वो वंडरवाल गैस हो चाहे कोई अनदर गैस हो, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन जीरो साइज रखेंगे। नॉन जीरो साइज होगा, फाइनाइट और नॉन जीरो साइज होगा। ये डेफिनेट वर्ड यूज कर सकते हैं, फाइनाइट एंड नॉन जीरो साइज। और मास भी यहाँ पे नॉन जीरो आएगा। अनदर यहाँ पे एजम्पशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर नॉन इंटरेक्टिंग, म्यूचुअल इंटरेक्शन टर्म एब्सेंट था, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा, म्यूचुअली इंटरेक्ट करेंगे, मास की वजह से मॉलिक्यूल्स ईच अदर अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स में, और उस अट्रैक्शन से यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर्म में क्या चेंज होगा वो आप यहाँ पे फाइंड करते हैं। सेम कंटेनर अगर आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, सेम कंटेनर में यहाँ पे एन मोल्स आइडियल गैस के लिए फिल किए और एन मोल्स ही आप वंडरवाल टाइप ऑफ गैस के फिल कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर्म में क्या चेंज आएगा। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नॉन जीरो साइज है, तो ये लिमिटेड अमाउंट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और जो वॉल्यूम आप वी ले रहे हैं कंटेनर का, उस वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम ईच मॉलिक्यूल को मोशन के लिए अवेलेबल होगा। ये रीजन सभी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे मॉलिक्यूल को आप ये म्यूचुअली टच कराएंगे तो सम स्पेस एम्प्टी रह जाएगा, तो इस टोटल वॉल्यूम का ऑल पार्ट मॉलिक्यूल के मोशन के लिए अवेलेबल है। तो नॉन जीरो साइज की वजह से करेक्शन यहाँ पे अराइज होगा, तो इससे इक्विवेलेंट आप आइडियल गैस वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो आइडियल गैस वॉल्यूम जितना कंटेनर का वॉल्यूम था, तो आइडियल गैस के लिए होल वॉल्यूम अवेलेबल था, बट यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम अवेलेबल होगा, और आइडियल गैस इक्विवेलेंट वॉल्यूम आप वी फाइंड करेंगे, तो इस वॉल्यूम से स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और कितना अमाउंट डिपेंड करेगा यहाँ पे कि कितने मॉलिक्यूल्स आपने इंक्लूड किए हैं। अगर ये 4 मॉलिक्यूल्स आपने लिए तो ये यहाँ पे ये पोर्शन मोशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आप इंक्रीज करते जाएंगे ये एम्प्टी स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल के मोशन के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक नोटेशन आप कांस्टेंट लेते हैं, बी कोफिशिएंट लेते हैं वैन डर वाल गैस के लिए, ये बोलते हैं को वॉल्यूम, 1 मोल के लिए को वॉल्यूम। अगर आप मोल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बी अमाउंट मोशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आइडियल गैस के इक्विवेलेंट जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो वॉल्यूम होगा कंटेनर का, वो वॉल्यूम का वो पोर्शन होगा जिस जो मोशन के लिए अवेलेबल हो, तो ये वॉल्यूम बनेगा V माइनस एन। अब क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अमंग अट्रैक्शन फोर्स है, अगर कोई इनसाइड का कोई मॉलिक्यूल आपने कंसीडर किया तो ये मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट करेगा, इससे अट्रैक्ट करेगा, तो इनसाइड वाले मॉलिक्यूल पे तो नेट फोर्स 0 आएगा यहाँ पे, बट जो सरफेस के पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर भी करेगा, बट इस साइड में कोई अगर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है तो इस फोर्स पे एक नेट इनवर्ड फोर्स है। तो अगर यहाँ पे आइडियल गैस का प्रेशर P है, जो सराउंडिंग अगर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो जितना सराउंडिंग इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा उतना ही ये सिलेंडर की वाल पे अप्लाई करके मैकेनिकल बैलेंस बन रहा था यहाँ पे। तो अब की बार इस आइडियल गैस के इक्विवेलेंट प्रेशर अगर यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट प्रेशर P बनाना हो तो इस मॉलिक्यूल को मोर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सम प्रेशर का पार्ट इनसे मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन में बैलेंस हो जाएगा, तो अब की बार मोर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रेशर में इस मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट जो यहाँ पे प्रेशर बनेगा इंटरनल पार्ट की वजह से, वो यहाँ पे ऐड करके आप आइडियल गैस प्रेशर फाइंड करेंगे। तो टेम्परेचर यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, नंबर ऑफ मोल्स n ले रहे हैं। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट में आप ये इफेक्टिव आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम अगर यहाँ पे प्लेस कर दें तो आपको वैन डर वाल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड हो जाए। ये इंटरनल प्रेशर की वजह से, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर पार्ट यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो PI VI इज इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन में अगर आप प्लेस करेंगे तो P प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट बनेगा n मोल्स के। आइडियल गैस के लिए ये पार्ट था, दोनों में आप चेक कर सकते हैं वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन फैक्टर्स इंक्लूड किए। तो 2 करेक्शंस वैन डर वाल गैस के लिए अपने पहले पढ़े होंगे ग्रेजुएशन और PG और या UG लेवल पे, करेक्शन फॉर साइज एंड करेक्शन फॉर अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल इंटरेक्टिंग है इसलिए करेक्शन फॉर अट्रैक्शन से ये पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ, और साइज के करेक्शन की वजह से ये पार्ट यहाँ पे डिफरेंस हुआ। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी U टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर मोनोटोमिक आइडियल गैस है तो ये पार्ट आपने 3/2 NKT, अगर n मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, मोल्स n ले रहे हैं तो 3/2 nRT। ये इंटरनल एनर्जी आपने पहले डिफरेंट मेथड से फाइंड कर लिया, इक्विपार्टीशन थ्योरम से भी फाइंड किया था। और मोनोटोमिक आइडियल गैस, अगर ये मोनोटोमिक नहीं होगा तो टेम्परेचर का तो फंक्शन होगा, बट डायटोमिक के लिए कभी ये 5/2 7/2 बनता है। तो इसी को अगर आप कंपेयर करें तो इसको मैंने हीट कैपेसिटी बताया था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसी को आप CVT नोट कर सकते हैं, CVT मल्टीप्लाई आइडियल गैस की। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? अगर मोनोटोमिक है तो 3/2 कंडीशन पड़ता है, अगर
एटॉमिसिटी स्पेसिफाई नहीं है तो इसको हीट कैपेसिटी में आप नोट कर सकते हैं, जिसको चेंज के लिए आप CVDT नोट करते हैं। ये पार्ट आपको बताया होगा। अगर इसको इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को 0 ले लें तो ये फॉर्म आपको बताइए, लाइक दिस आप नोट कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? डिफरेंस आपको वंडर वाल और आइडल गैस के लिए? यस सर। सम टाइम आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ वंडर वाल गैस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको कैसे ड्राइव करना है ये आपको आइडिया होना चाहिए। उससे पहले अगर आपको ये इक्वेशन ऑफ स्टेट पता चल गया तो आप ये del V by del V या इंटरनल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं वंडर वाल गैस। मेथड आपको यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है आइडल गैस के लिए एग्जांपल देके कैसे फाइंड करना है। पहले मेथड से फाइंड करें, फिर उसमें डायरेक्ट कंपेयर करके आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम नोट कर लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द इंटरनल प्रेशर फॉर n moles of van der Waal gas। आइडल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर 0 था, वंडर वाल गैस के लिए कैसे फाइंड करना है उस प्रॉब्लम से आपको कंफर्म है। तो वंडर वाल गैस जैसे आपको सिस्टम का नेम पता चला तो आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट का आइडिया होगा। सम टाइम अगर आपको नेम नहीं दिया होगा तो सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट हो सकता है डिफाइन किया हो। अब इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके आप प्रेशर फॉर्म nRT बाई V माइनस NB माइनस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर आप नोट कर सकते हैं। अब इंटरनल प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे मैक्सवेल थर्मोडायनामिक इक्वेशन से ही बताया हुआ है। del U by del V ये फॉर्म आपको मेमोराइज करना है। तो ये फाइंड करने के लिए del P by del T एट कांस्टेंट V आपको रिक्वायर्ड है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम nR by V माइनस NB, ये टर्म में टेम्परेचर नहीं है, ये 0 डिफरेंस। देन इंटरनल प्रेशर del U by del V at constant T is equal to T del P by del T at constant V minus P। यहाँ पे प्लेस करेंगे T एस एच del P by del T आपने यहाँ पे फाइंड किया, nR by V minus NB minus P। अब ये प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें, nRT by V minus NB minus nRT by V minus NB माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। देन इंटरनल प्रेशर फॉर वंडर वाल गैस इज इक्वल टू n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर। यही पार्ट मैंने आपको म्यूचुअल इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स की बेसिस प्रेशर टर्म ऐड करके बताया। तो ये इंटरनल, ये अप्लाइड प्रेशर है, ये इंटरनल प्रेशर है। आइडल गैस के इक्विवेलेंट प्रेशर दोनों का सम है। अब इसको रेफरेंस ले सकते हैं। अगर राइट साइड में nRT है और इस वॉल्यूम में कहीं पे टेम्परेचर पार्ट नहीं है तो प्रेशर में जो भी टर्म ऐड हो रहा होगा वो इंटरनल प्रेशर है। ये पॉइंट को क्लियर करें। इधर nRT होना चाहिए। ये फॉर्म में कई बार चेंज हो सकता है। अभी यहाँ पे 1/v स्क्वायर टर्म है, हो सकता है कभी 1/v बने। अगर यहाँ पे कहीं टेम्परेचर नहीं है तो ये प्रेशर में जो भी पार्ट ऐड हो रहा होगा वो इंटरनल प्रेशर होता है। तो डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। बट अगर ये पॉइंट वैलिड नहीं है वहाँ पे तो कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको डिस्कस किया। तो इंटरनल प्रेशर आइडल गैस के लिए और वंडर वाल गैस के लिए दोनों के लिए आपको डिस्कस किया। अब आपको ये इंटरनल प्रेशर समटाइम डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कहीं इसका इनडायरेक्टली एप्लीकेशन होगा। तो वंडर वाल गैस के लिए कुछ पॉइंट मुझे सजेस्ट करने थे। एक तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये करेक्शंस फाइंड करना था, और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल एनर्जी का फॉर्म, वो ड्राइव कराना था जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट थी। और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट से फाइंड किया, इसलिए पहले मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको सजेस्ट किया। प्रॉब्लम नोट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ वंडर वाल गैस फॉर n मोल्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। स्टेटमेंट नोट कर लें। फाइंड द इंटरनल एनर्जी, find the expression internal energy for n moles of van der Waal gas in terms of temperature and volume। फाइंड करने के लिए ये पॉइंट मैंने पहले भी हिंट किया कि अगर अदर देन आइडल गैस कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम ले रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी T और B का फंक्शन। और इंटरनल एनर्जी में आप चेंज फाइंड करेंगे इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस के लिए, तो ये पार्ट भी आपको डिस्कस किया हुआ है। del U by del T एट कांस्टेंट V, डी मोल्स के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट तो पहले आपको डिस्कस किया है। इसको रेफरेंस लें और इसको यूज करके आप इंटरनल प्रेशर del U by del V एट कांस्टेंट T फाइंड करेंगे तो ये n स्क्वायर A by V स्क्वायर आएगा। CV dt SH प्लस n स्क्वायर A by V स्क्वायर dV। अब इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस का चेंज आपको पता है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे।
चाहे तो आप डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हैं इनिशियल स्टेट टू फाइनल, बाकी इंडेफिनेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहता है। CV इंटीग्रल dt प्लस n स्क्वायर ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल dv बाई v स्क्वायर, और मैंने कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर दिया। CV t, अब ये टर्म n स्क्वायर ए कांस्टेंट है, 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस 1 बाई वी, और ये जो कांस्टेंट है क्योंकि एनर्जी के यूनिट में आएगा तो इसको मैंने E0 कर दिया, कोई कांस्टेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर वन टू वन गैस। आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी सिर्फ आइडल गैस के लिए मैंने आपको पहले हिंट किया कि टेम्परेचर का फंक्शन होगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट से वॉल्यूम डिपेंडेंसी है। ये वंडर वाल गैस के लिए किस तरह से वेरी करेगा वो अपने आप देखो। अदर देन आइडल गैस ये टी और वी बोथ का फंक्शन हो सकता है, और जरूरी नहीं कि आइडल गैस के अलावा कोई। हाँ जी सर, n मोल्स के लिए n CVT नहीं होगा? मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स का कोई बेनिफिट है? कोई और बताएगा इनका आंसर जो क्लास अटेंड कर रहे हैं? बाकी कोई बताएगा इनका आंसर, इनके कंफ्यूजन का? कैपेसिटी की बात करी हुई है। मैंने पहले ही बोला कि ये हीट कैपेसिटी है। n कब आएगा? जब मोलर स्पेसिफिक हीट वाली। ओके सर। पहले मैंने डेफिनेशंस बताए, उनका आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो डाउट ओल्ड मेमोरी बेस्ड आपके डाउट आने ही आने। ऑल टाइम ये ऑल वर्ड नोट करना जरूरी नहीं होता, एक बार बता देना चाहिए, नहीं तो अपने माइंड का एप्लीकेशन कर ही नहीं पाएंगे। एक प्रॉब्लम आपको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब आप कंपेयर करिए। जो फॉर्म है एनर्जी का सिमिलर फॉर्म दिया था विद माइनर मॉडिफिकेशन, पेज नंबर 9 पे प्रॉब्लम नंबर 22 जो लास्ट लेक्चर में शायद डिस्कस हो गया है, एक बार चेक करिए। यहाँ पे ना तो वंडर वाल गैस वर्ड यूज किया था और ना ही आइडल गैस वर्ड यूज किया था। एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ था 3/2 nRT माइनस A/V। अब आप चेक करिए माइनर चेंज है यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पे इस फैक्टर में ही वो नंबर ऑफ मोल अगर इंक्लूड करेगा तो नंबर ऑफ मोल डिपेंडेंसी आएगा, बट वेरिएशन V पे सिमिलर बिहेवियर पर इंक्लूड हो रहा है। और जब आप ये मोनोटॉमिक कंफर्म कर लेंगे, मोनोटॉमिक वंडर वाल गैस होगा तो CV की वैल्यू, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वैल्यू 3/2 nR बनेगा, जो पहले आपको बताया हुआ। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3/2 nKB बनेगा। तो ये पॉइंट्स पहले बताए हुए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। जब कभी रिक्वायर्ड होगा इक्वेशन ऑफ स्टेट सेंटर एनर्जी, अब लाइक दिस मेथड से ट्राई कर सकते हैं, जो मेथड आपने यहाँ पे डिस्कस किया। किसी भी सिस्टम के लिए, थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी में टेंपरेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंसी क्या होगी, इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। बट उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सम डेफिनेशंस नोट करेंगे, आगे कहीं हो सकता है रिकॉर्ड हो। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जो मैथमेटिकल डेफिनेशंस पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, नोटेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। आइसोथर्मल के लिए T कांस्टेंट, इसको कैपा नोटेशन बोलता है। कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम प्रेशर अप्लाई करने से डिक्रीज करेगा, तो दिस इज द रिलेटिव चेंज इन द वॉल्यूम। ये डेफिनेशन आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए पढ़ा हुआ है। कई बार इनका वेरिएशन पूछ लेता है, कहीं आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये नोटेशन हो सकता है कहीं अल्फा हो कहीं बीटा हो, मैंने वर्ड नोट कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कंप्रेशन के लिए वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसलिए माइनस में डिफाइंड है, और एक्सपेंशन के लिए इंक्रीज करेगा तो ये 1/v del v by del t, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आप हो सकता है 12th लेवल पे 3 फैक्टर्स डिफाइन किए हों एक्सपेंशन के लिए, एक लीनियर एक्सपेंशन के लिए, एक एरियल के लिए और वॉल्यूम के लिए। हो सकता है दैट टाइम पे अल्फा बीटा गामा रिलेशन आप लोग पढ़े हैं, बट यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन पार्ट है। एक और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस सॉलिड स्टेट में भी बल्क मॉडुलस पड़ता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। कहीं रिकॉर्ड होंगे तो आप these definitions आप अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 13 पे प्रॉब्लम नंबर 12 स्टेटमेंट रीड करिए, साथ के साथ 11 भी रीड कर लीजिए। पेज नंबर 13 प्रॉब्लम नंबर 11 and 12, the van der Waal equation for 1 mole of gas is V plus A by V square, V minus B is equal to RT. The corresponding equation of state for n moles of this gas at pressure P, volume V and temperature T
ये अभी आपको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है और ड्राइव कराया है ये पार्ट, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। v प्लस एन स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपेयर कर लेंगे। पेज नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडल गैस PV is equal to RT. At very low temperature, the volume expansion coefficient, ये डिफाइन किया हुआ है, 1 by V del V by del T. तो V can be written as RT by P. Then del V by del T at constant P is R by P. 1 by V del V by del T at constant P. V को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे RT by P और P यहाँ पे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में पार्ट, P कैंसिल आउट हो गया, R कैंसिल आउट हो गया, 1/2, ये वेरिएशन 1/t है, डाइवर्जेस एज 1/t, सेकंड ऑप्शन करते हैं। समटाइम आपको आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पूछा होगा या बल्क मॉडुलस पूछा होगा, तो आपको अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया है, इट मींस पीवीटी का रिलेशन दिया है, तो दीस थ्री फैक्टर्स आप फाइंड करें। पेज नंबर पेज नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 14, बहुत जल्दी से ट्राई करें। पेज नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 14। पेज नंबर 18 पे 14 कंप्लीट हो गया होगा, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज -1 by V del V by del P at constant T. Its value for n moles of an ideal gas. For n moles of an ideal gas, equation of state can be written as PV is equal to nRT, and V can be written as nRT by P. Then del V, ये आपको del V by del P फाइंड करना है at constant temperature. तो del V by del P at constant T, nRT ये कांस्टेंट हो गया, और 1/p का जो डिफरेंशियल करेंगे तो -1/p, -1/v del V by del P at constant T, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, nRT by P सेपरेट कर दिया और 1/p मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये वॉल्यूम की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं, nRT by P है, तो ये फैक्टर V से कैंसिल आउट हो गया, 1/p, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। पेज नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 40, as shown in the figure, an ideal gas is confined to a chamber A of an insulated container with vacuum in chamber B. आपको पार्टीशन यहाँ पे किया हुआ है, ये A में गैस फिल किया है और B में वैक्यूम है, और ये थर्मली इंसुलेटेड है ये टोटल पार्ट। When the plug in the valve separating the chamber A and B is removed, यहाँ से जब ये यहाँ पे वाल्व प्लेस किया हुआ है, इस वाल्व को रिमूव करेंगे तो इस वाल्व से ये गैस के मॉलिक्यूल्स वैक्यूम में एक्सपेंड करेंगे। द गैस फिल बोथ द चैम्बर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब ये वाल्व रिमूव कर देंगे तो इस पर्टिकुलर गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, तो ये थर्मली इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम होगा, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम आपको फ्री एक्सपेंशन बताया, ये पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन में आपको ये हिंट किया था कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, और इंटरनल एनर्जी यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन है आइडल गैस, आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेंपरेचर का फंक्शन होता है, तो ये पहले भी पॉइंट बताया कि टी यहाँ पे आइडल गैस के लिए कांस्टेंट है। ऑल सिस्टम के लिए टी कांस्टेंट नहीं है, ऑल सिस्टम के लिए फ्री एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, बट क्योंकि आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली टेंपरेचर का फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी तभी कांस्टेंट हो सकता है जब टेंपरेचर कांस्टेंट। अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट को ऑप्शन में रीड कर लीजिए। टेंपरेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज इट एक्सपेंड्स टू फिल द स्पेस इन चैम्बर बी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस एज इट एटम्स हैव मोर स्पेस टू मूव अराउंड, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, द टेंपरेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड, तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नोट किया हुआ है, बहुत जल्दी से स्टेटमेंट रीड करके ट्राई करिए। पेज नंबर 30, प्रॉब्लम नंबर 8, स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए।
A thermally insulated container of volume V0 is divided into two equal halves by a non-permeable partition, a real gas, with equation of state B cube multiplied by P plus A square by V cube is equal to nRT, where A and B are constant, is confined to one of these halves at temperature T0. The partition is now removed suddenly and the gas is allowed to expand to fill the entire container. The final temperature of the gas in terms of specific heat CV will be. देखो इस स्टेटमेंट तक the partition is now removed suddenly and gas is allowed to expand to fill the entire container. ये आपको हिंट हो रहा है कि रियल गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन टू वैक्यूम हो रहा है, इट मींस वो फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। इसी के सिमिलर प्रॉब्लम आपने पहले सॉल्व किया है, बट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन था 9/22 में, वहाँ इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन था। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ। अगर आपको इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे भी गिवन होता तो प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर। फ्री एक्सपेंशन वाले पार्ट से आप इंटरनल एनर्जी को बोथ स्टेट में इक्वेट करके टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर फाइंड कर लेते। जो प्रॉब्लम नंबर का मैंने रेफरेंस दिया वहाँ पे इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था और फाइनल टेम्परेचर पूछा था फ्री एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पे भी आपको फ्री एक्सपेंशन का कंडीशन है बट इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से, जो मेथड मैंने बताया है आप ट्राई कर लें। इंटरनल प्रेशर डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी ए बाई वी क्यू आएगा। ये सभी एक बार कंफर्म करिए। अगर आपको ये कंफर्म हो जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज सी वी डी टी। क्वेश्चन में a square by v cube। यस सर, ए स्क्वायर है क्वेश्चन में। ए स्क्वायर इंक्लूड कर लीजिए, सी वी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी ए स्क्वायर बाई वी क्यू डी वी। अगर आप इसको इंटीग्रल करें तो ये सी वी टी प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट और 1 बाई वी क्यू का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो माइनस 1/2 वी स्क्वायर और इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड हुआ वो अभी आपको यहाँ पे डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। सिमिलर अप्रोच आपको यहाँ पे फॉलो करेंगे, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अभी इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है और फ्री एक्सपेंशन के लिए स्टेटमेंट में फ्री एक्सपेंशन के लिए हिंट दिया है। फ्री एक्सपेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और बोथ स्टेट में इंटरनल एनर्जी को आपको इक्वेट करना है। बट स्टेटमेंट को एक बार फिर से रीड कर लें, इससे आपको इनिशियल स्टेट का डेटा और फाइनल स्टेट का डेटा कंफर्म। ये थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, ये टोटल पार्ट थर्मली इंसुलेटेड है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ऑफ वॉल्यूम V0, टोटल पार्ट वॉल्यूम V0 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे इस पार्ट का वॉल्यूम V0 बाई, इस पार्ट का वॉल्यूम V0 बाई। जब ये पार्टीशन को रिमूव करेंगे, यहाँ पे पहले गैस फिल है, जब इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो टोटल गैस फिर इस टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, इस टोटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये वॉल्यूम V0 है। तो इनिशियल स्टेट में गैस का वॉल्यूम V0/2 है और फाइनल स्टेट में V0। इनिशियल स्टेट के लिए टेम्परेचर T0 है और फाइनल स्टेट के लिए आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फाइनल इनिशियल स्टेट के लिए वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी CV T0 माइनस A स्क्वायर बाई 2 और वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में है V0/2 प्लस कांस्टेंट। फाइनल स्टेट के लिए टेम्परेचर TF और वॉल्यूम V0 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से फाइनल स्टेट के लिए आप सिंप्लीफाई करके, फाइनल टेम्परेचर के लिए सिंप्लीफाई करके रिजल्ट फाइंड करते हैं। CV TF इज इक्वल टू CV T0 प्लस A स्क्वायर बाई 2 V0 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये पार्ट को कंपेयर करिए, ये 4 है, न्यूमरेटर में इंक्लूड हो गया। CV से डिवाइड करेंगे, A स्क्वायर बाई 2 V0 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, CV भी डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो ये 1 माइनस 4 दैट इज -3। ये ऑप्शन में आप कंपेयर कर लीजिए। T0 माइनस 3/2 A स्क्वायर बाई CV V0 स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन मैच करिए। जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स नोट कराए हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, उनको अगर आप रिवाइज कर लेंगे, हैबिट में इंक्लूड कर लेंगे, तो एग्जाम की जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्टली और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बट उनको इग्नोर करेंगे तो डाउट रहेगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो ओल्ड सिलेबस है जरूर उसको रिवाइज कर लिया करें। जैसे सारी स्लाइड्स
थर्मोडायनामिक्स का जो सिलेबस है वो हो जाए स्टैटिस्टिकल से पहले, शायद आने वाले लेक्चर्स में, शायद 1 और 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर 4 नंबर की स्लाइड दिखाओ। कितने नंबर की? थोड़ा नंबर 60 नंबर। लास्ट से बाइट तो स्किप हो गया था क्या? यस सर, आपसे मुझसे? मेरे से हो गया। और के अलावा कौन नंबर बता रहे थे? 60। 16। थर्मोडायनामिक्स का जो भी सिलेबस है इसमें एक मैक्सवेल वेलोसिटी और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेजर पार्ट है। बाकी एक दो छोटे टॉपिक हैं जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट हो गया, इसमें थर्मल कंडक्शन पार्ट है। उसके बाद फिर जो क्वांटम के जो क्वेश्चंस हैं बचे हुए वो किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। इससे फिर स्ट्रेसफुल वाला पार्ट बचेगा। तो सिलेबस को रिवाइज करते जाइए। कोई अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर डेली 4 आवर्स पढ़ाएंगे क्या? मोनिका प्रेजेंट है, एग्जिट कर गए। 4 आवर्स से प्रॉब्लम है क्या कोई? प्रॉब्लम तो नहीं है सर, पर बहुत सारा हो जाता है। बहुत सारा हो जाता है। रिवाइज कभी 8 आवर्स से क्लास होती है सर। रिवीजन का टाइम नहीं मिलता सर, 9 घंटे की क्लास हो जाती है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग कॉलेज लेवल पे थे, ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल पे, कभी आपको ये सेटिस्फेक्शन हुआ एग्जाम से पहले कि आपका रिवीजन कंप्लीट हुआ? नो सर। बोलिए। नहीं सर। ग्रेजुएशन में 3 इयर्स का प्रोग्राम होता जाता है सभी यूनिवर्सिटीज में। 3 इयर्स में जब आप कॉलेज में जाते होंगे, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़े हो जहाँ कॉलेज बहुत कम जाना पड़ा हो, ठीक है, 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल थे, या कहीं कॉलेज में क्लास चली भी हो, ठीक है, उस कॉलेज के बाद सफिशिएंट टाइम था। यहाँ पे क्लासेस हो सकता है आपको लग रहा हो ज़्यादा हो रही हैं, बट जब कम होती हैं तब आप रिवाइज कर लेते थे। जिस दिन कम होती है उस दिन तो पढ़ लेते हैं। आज का मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रेजुएशन की बात बता रहा हूँ। तब तो ढंग से पढ़ाई नहीं कराते ना, तो ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर है। देखो, जिस करंट सिचुएशन में आप फेस करेंगे, जिस करंट सिचुएशन को, वो हमेशा आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा। अगर अभी आपकी 1 वीक तक 4 आवर्स क्लास हो तो आप ही लोगों में से 50% कैंडिडेट ये कहेंगे सर हमारा सिलेबस बहुत स्लो हो रहा है, कम क्लासेस लग रही हैं, हमारा सिलेबस टाइम से नहीं होगा। सही है सर। बोलेंगे नहीं? सही है, तो बोलेंगे। हमें ये फैक्ट है, करंट सिचुएशन हमें अनसेटिस्फैक्टरी लगेगा, फ्यूचर के अच्छे होने की हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और पास हमेशा सही लगता है। करेक्ट है सर। ठीक है, तो ये मैनेज करना है आप ही लोगों को। अब कम क्लास पढ़ेंगे तो एग्जाम के पास जाएंगे, सिलेबस लेट होगा, फिर आपको ये लगेगा कि हमारा सिलेबस, हम तो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं सर, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो बाई चांस है कि कोरोना फिर से आ गया, आपको टाइम मिल गया, ठीक है। अब से 2 साल पहले की सिचुएशन देखिए, जब राइट टाइम एग्जाम होता था तो 4.5 मंथ मैक्सिमम मिलते थे सिलेबस कराने के लिए और रिवीजन के लिए, ठीक है, तब भी क्वालिफाई करते थे कैंडिडेट। तो पढ़ाई कभी भी कंफर्टेबल मोड में नहीं होता है। जितना कंफर्टेबल मोड की तरफ जाएंगे आप, ये मान लीजिए आप उस एग्जाम से या उस जो आपको नॉलेज गेन करनी है उससे दूर जाएंगे। इसीलिए पुराने टाइम पे जो स्कूल या कॉलेज का जो ट्रेंड था, वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। तो मैं भी कभी कभी आप लोगों को बोल देता हूँ, कई बार डाइट बोल देता हूँ कि कंसंट्रेट रहिए, या आप खुद भी फेस करिए कि जितना कंफर्टेबल मोड पे जाएंगे पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता है। आपके पेरेंट्स कोई बहुत अच्छे किसी सब्जेक्ट के टीचर हों, आप एक्सपेक्ट करिए उनके बच्चे उनसे नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि इतना वो मतलब वहाँ पे फ्रेंडली नेचर में वो नहीं पढ़ सकता। आप ये फैक्ट आप ये देखे भी होंगे, आपके कोई जानने वाले रहे होंगे, ठीक है, वो हमेशा टीचर ही सर्च करते हैं कि किसी और से पढ़ा दें। तो ये मतलब ये पढ़ाई के लिए ये कंडीशंस हैं कि आपको अगर नॉलेज लेनी है तो जो सिचुएशन है उसको खुद से मैनेज करके आगे बढ़ना है। और कंपटीशन जब होता है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम नहीं है, अब ये जिस कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। और जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन की कंडीशंस पहले से डिसाइड होती हैं। क्वालिफाई वही करेगा जो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेगा। कंडीशंस को चेंज करना आप यहाँ पे तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने ये कई बार थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, किसी को ये नहीं बोला कि मतलब क्लासीफाई नहीं करा कि वो ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा थिंक कर रहा होगा। एक यूनिफॉर्म बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आपने फीस दिया है तो कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्लास लगनी चाहिए। तो ठीक है, आप यहाँ क्लास लगवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 2 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, कभी ब्रेक भी करा लेते हैं, कई बार छुट्टी करा लेते हैं। बट क्या एग्जाम की कंडीशंस को आप चेंज कर सकते हैं? जिस कंपटीशन के लिए अपना टाइम लगा रहे हैं, जिस कंपटीशन के लिए आप बाकी चीजें मैनेज कर रहे होंगे, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या उस कंपटीशन की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप उन्हीं कंडीशंस में आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो मैं जस्ट जो बोलता हूँ उसको थोड़ा मोटिवेशन के लिए यूज करिए, ठीक है। जितना आप लोग तो पढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए मैं कई बार बताना नहीं चाहता, हो सकता है कि मैं 24 आवर्स में आप लोगों को 4 आवर्स पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, और भी कोई काम करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे काम अपने जो पर्सनल काम होते हैं वो भी खुद से मैनेज करना होता है,
तो मोटिवेशन लीजिए कि जितना टाइम है उसका मैक्सिमम यूज आप जब करेंगे तब आप कंपटीशन के क्वालिफाई होने की तरफ जाएंगे, ठीक है। यस सर, यस तो जितना पॉसिबल हो उतना रिवाइज करिए, जब छुट्टी मिले तब आप ज़्यादा पढ़ लीजिए, ठीक है। यस सर। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी। सर एक्चुअली मेरा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था जब ये क्वेश्चन नंबर 30 पेज 31 पे 50 नंबर क्वेश्चन चल रहा था, फिर स्लाइड पे है थोड़ा सा डाउट आ रहा है क्वेश्चन की बताइए सर। स्लाइड 5th नंबर पे है वो स्लाइड। हाँ हाँ, बोलिए। उसमें सर जो Q1 Q2 आपने मतलब कैलकुलेट किया है ना, वो वही टर्म थोड़ा सा मुझे समझना है, वही स्टेप जो मैं मिस कर लिया लास्ट लेक्चर में तो मिस नहीं हुआ होगा ना? नहीं सर, कल जो पढ़ाया था कल तो था सर। कार्नोट साइकिल मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कल, ठीक है। तो वो लेक्चर को रिकॉल करिए। मैंने उस टाइम पे, मैं कई बार जब थ्योरी पार्ट पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे गए हैं, कि मुझे काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो उन प्रॉब्लम को रेफरेंस लेते हुए मैं पहले ही थ्योरी पार्ट में कुछ पॉइंट सजेस्ट करता हूँ। तो मैंने Q1 Q2 उसी टाइम पे सजेस्ट किया कि एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, और कई बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोसेस में हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस हो और एक से ज्यादा प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड बाय वर्किंग सब्सटेंस। तो हमें जितनी प्रोसेस में हीट टेकन बाय वर्किंग सब्सटेंस होगा वो सारी हीट को ऐड करके Q1 बनाना है। जिन प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड हो रहा होगा उन सबको ऐड करके हमें Q2 बनाना है। तो हमें इस डायग्राम से ये डायरेक्टली शो नहीं हो रहा था कि इसमें हीट टेकन है, इसमें हीट रिजेक्टेड है। तो हमने 3 टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लिया। अब जो पॉजिटिव आई वो हीट टेकन में जाएंगी और जो नेगेटिव आई वो हीट रिजेक्टेड में जाएंगी। तो आप चेक करिए 3 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर मैंने QAB QBC QCA कैलकुलेट किया, तो AB और CA प्रोसेस में प्लस आया तो ये मैंने ऐड करके Q1 बना दिया। यस सर। ऐसे ही जो माइनस है वो Q2 लिख दिया। अब आप फॉर्मूला जो आपको पहले बताया एफिशिएंसी का Q1 माइनस Q2 बाई Q1 या W बाई Q1, उसमें आप प्लेस कर सकते हैं। यस सर। ओके सर, आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक सजेशन चाहिए था सर आपसे। हाँ जी। सर जैसे ग्रेजुएशन मेरा बीटेक हुआ है और अभी सर सेकंड ईयर यहाँ पे में मतलब इनरोल हुआ हूँ। जी। 12th के बाद से सर फिजिक्स का थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है। अब सर ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती हैं 12th के बाद वाली जितनी चीज़ें हैं रिकॉल नहीं कर पाते हैं उनको। सर, कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे बीटेक था तो सर उसमें वहाँ पे भी फिजिक्स का कुछ पार्ट होता है, पर ये है कि उस टाइम पे जो एग्जाम का पैटर्न होता है हम उसकी तरफ चले जाते हैं, है ना। तो जो जरूरत की चीज़ें कई बार हम फर्स्ट सिलेबस में होती है तो छोड़ देते हैं। सर फर्स्ट ईयर नहीं था, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें इंजीनियरिंग की आ गई थी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर थोड़ा वो कैचअप नहीं हो पाता। देखो जैसे थर्मोडायनामिक्स में मैंने स्टार्टिंग बेसिक चीजें बताई। सर थर्मो तो पूरा आया, थर्मो तो अभी तक सब सही चल रहा है। क्वांटम में थर्मो का कुछ पार्ट रहा होगा वहाँ पे ना। हाँ हाँ, वहाँ पे था सर, पूरा फुल फ्लैश था थर्मोडायनामिक्स, तो नहीं दिक्कत थी। अभी क्वांटम का सर कभी सामना ही नहीं हुआ क्वांटम मैकेनिक्स से। अभी फर्स्ट टाइम था क्वांटम मैकेनिक्स आपसे पढ़ा। फिर भी थोड़ा मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करेंगे क्योंकि उस तरह का मैथमेटिक्स हो सकता है वहाँ पे ना यूज किया है। नहीं सर, नहीं हुआ यूज। तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पार्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ये थोड़ा कहीं से रिवाइज कर लीजिए, और स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। और डी ब्रॉगली कांसेप्ट तो 12th लेवल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है सर। 12th की पूरी फिजिक्स अच्छे से आती है, उसमें सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, तो श्रोडिंगर इक्वेशन में वो डी ब्रॉगली कांसेप्ट को ही वेव इक्वेशन फॉर्म यूज किया है, और शायद श्रोडिंगर इक्वेशन आपके सिलेबस में रहा भी होगा सर। पता नहीं श्रोडिंगर इक्वेशन रहा बीटेक में होता है ऐसा श्रोडिंगर इक्वेशन, थोड़ा सा क्वांटम का पार्ट रहा हो। वो बहुत हल्का था। हां, ब्रांच का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने भर का था, बस हल्का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कराए थे। जो ग्रेजुएशन जो मतलब बीएससी के कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन में होता है ना, उतना पार्ट आपको रहा होगा। हो सकता है हाइड्रोजन एटम वगैरह या हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह ना रहे हो, मगर बेसिक पार्ट पार्टिंग बॉक्स तक शायद जरूर रहा होगा। सर नहीं था सर, बस मतलब नॉर्मल फिजिक्स था। ऑप्टिक्स था। हां, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला पार्ट है वो, अगर वो था तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर छूट गए हों तो आप नहीं सर, क्वांटम मैकेनिक्स पूरी क्लास ली है मैंने। हां, तो अगर वो क्लियर है तो बाकी तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैथमेटिकल पार्ट ही मैंने यूज किया है। मतलब सर इन नोट्स 2-3 बार रिवाइज करें। हाँ, ये जरूर है कि आप जितना गेन पहली बार किए होंगे, ठीक है, वो सारा नहीं आता है। मैं भी जब पढ़ा था कोई भी बुक हमेशा आपको 100% नहीं आप मतलब से गेन कर पाते हैं। एक ही बुक, कोई भी इजी बुक हो, जितनी बार पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ इंक्रीज होता चला जाएगा ना। तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस में आएगा, तब आप फिर कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। सर एकदम स्टार्ट करने के लिए कोई अगर बुक हो तो आप सजेस्ट कर दें। वैसे बाकी नोट्स तो पढ़ ही रहे हैं हम आपके अच्छे से। थोड़ा सा एक क्वांटम फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा है, उसमें देख लो, बेसिक चीजें उसमें हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी है बेसिक के लिए। और बाकी तो जेटली का जेरोक्स जो है स्टार्टिंग के, अगर फिजिक्स वाले पार्ट पे जाना हो तो स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर को उसमें पढ़ लीजिए, ठीक सर। जहाँ से उसने थोड़ा फिजिक्स का कुछ एग्जांपल देके स्टार्ट किए हैं। अगर ये चैप्टर का आप देख लेंगे, हो सकता है फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल अप्रोच पे रहा हो या कुछ का, जहाँ पे वेव फंक्शन स्टार्ट किया हो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट देके क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा रिलेट किया। बाकी तो मुझे लगता है अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग हुआ और स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो पोस्टलेट तक अगर कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो उसके आगे साल वो फेस नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ें रिपीट हुई हैं विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक साथ बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है उसमें, बस बाकी तो याद करनी पड़ती है। याद कहाँ करनी पड़ती है भाई? क्या याद करना पड़ा क्वांटम में? मतलब जैसे वो कंसेप्ट है कि अगर वो गॉसियन है तो ये होगा, अगर ऐसा है तो वो अगर वो नहीं रिलेट हुआ ना तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो क्वांटम की बात नहीं, गॉसियन फॉर्म जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी प्रोबेबिलिटी आपकी मैथमेटिकल चीज़ सिलेबस में है, तो डिफरेंट फॉर्म होते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस पार्ट की प्रोबेबिलिटी के लिए बताता है, उसका फॉर्म कुछ और है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोबेबिलिटी पार्ट है कंटीन्यूअस के लिए। तो ये गॉसियन फॉर्म होता क्या है वो आपको पहले से नहीं पता होगा, इसलिए डाउट हो रहा होगा।
यस सर तो मैथमेटिक्स की वीकनेस की वजह से हो, क्वांटम की नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये बार बार पढ़ेंगे तो मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ओके थैंक यू वेरी मच सर। हेलो सर। हाँ जी सर जो आपने नॉन आइडियल और आइडियल गैस वाली वो स्लाइड दिखाना सर, उस पे हाँ जी बताइए। सर जैसे इसमें इधर वाली जो नॉन आइडियल गैस है, वंडरवाल गैस है, इसमें सर जैसे जो सरफेस के पास है उसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, वैसे उसमें भी तो मॉलिक्यूल है सर आइडियल गैस में, उसमें भी तो लगेगा बट फोर्स। नहीं, उसमें नॉन इंटरेक्टिंग, उसमें कहाँ इंटरनल फोर्स होता है भाई? इंटरनल फोर्स होता है तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अजम्पशंस बोल रहे हैं आप। ओके सर, ओके सर, ओके। आप उसको रियल गैस मान के चलो। हाँ सर मैं थोड़ा, उसमें सिर्फ इंटरेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, अदर देन कॉलिजन देयर इज नो फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स इन आइडियल गैस। ओके सर, थैंक यू। सर इसके अंदर जो आपने प्रेशर में ये क्या है इसके अंदर? हाँ जी सर जो वंडरवाल गैसेस है इसके वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज किया है और प्रेशर में कुछ इंक्रीज किया है। प्रेशर में तो आपने इसलिए इंक्रीज किया कि अच्छा, एक अगर जो थोड़ा ध्यान रखें। अगर कोई दो कैंडिडेट हैं, एक दूसरे का हैंड पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, और दोनों का पोजीशन फिक्स है, तो दोनों का फोर्स बैलेंस हो रहा है। अब कोई थर्ड कैंडिडेट कोई एक को खींच ले, मतलब सपोर्ट करने लगे, तो क्या प्रेशर बैलेंस होगा? हाँ सर, नहीं होगा। अब अगर बैलेंस करना है तो कोई दो कैंडिडेट का जो इक्विवेलेंट प्रेशर बना वो थर्ड से बैलेंस हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? तो वही पार्ट यहाँ पे है। ये पहले अप्लाइड था बट ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो ये अनदर से बैलेंस हो रहा है जो पहले आइडियल गैस इक्विवेलेंट आप फाइंड कर रहे थे। सराउंडिंग अगर इतना प्रेशर अप्लाई करेगा गैस पे, ठीक है, तब वो इंटरनल आइडियल गैस का इक्विवेलेंट बनेगा। या आप ये जैसा पोजिशन कर सकते हैं, अगर इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो कुछ प्रेशर इसमें से मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को बैलेंस करने चला जाए, इसलिए इतना प्रेशर अप्लाई करना है। और इसमें वॉल्यूम में डिफरेंस होने का रीजन क्या है? अब आप ये कंपेयर करें, अगर कोई आप अगर थिंक करें, थोड़ा मार्बल की जो पार्ट होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। क्या आप अगर कोई केन कंसीडर कर लें या कोई आप ओपन वेसल ले लें, उसमें आपको कुछ नंबर ऑफ मार्बल्स फिल करने हो, क्या वो जितना उस वेसल का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर पाएंगे ऑल मार्बल्स? नो सर। कुछ एम्प्टी स्पेस बचेगा ना। यस सर। तो वही पार्ट यहाँ पे है, ये टोटल वेसल का वॉल्यूम है और जितना पार्ट एम्प्टी हुआ वो यहाँ पे डिफरेंस हुआ। तो मोशन के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो ये पार्ट है। टोटल में से एम्प्टी स्पेस को हटा दो। सर बी इसमें 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल नहीं, ये बी जो पार्ट है वो वॉल्यूम इक्विवेलेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं को वॉल्यूम। ये स्फीयर के 4 टाइम्स के इक्विवेलेंट साथ होता है। जैसे जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे स्फीयर बना है, ये स्फेरिकल फॉर्म है, तो यहाँ से स्फीयर का शायद 1/8 पोर्शन शायद एम्प्टी रहता है, 1/4 या 1/8, तो उसके इक्विवेलेंट ये वॉल्यूम पार्ट है, इसको हम को वॉल्यूम बोलते हैं। और सर प्रेशर के अंदर ए है, ये क्या है इसके अंदर? ये टर्म कोफिशिएंट होते हैं, वंडरवाल कोफिशिएंट पढ़े होंगे, ठीक है। ये गैसेस के कॉरस्पॉन्डिंग ये वेरी भी करते हैं, इसलिए कांस्टेंट नहीं ले रहे, डिफरेंट कंडीशन में वेरी करेंगे ये। बट यहाँ पे जो ये जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये प्रेशर बनेगा। तो इंटरनल फोर्स में ये वॉल्यूम पार्ट को रिलेट किया है यहाँ पे। तो ये बाकी जो पार्ट बनेगा वो यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर, अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं जा रहे हैं, या आगे आपने चेक किया होगा कि रियल गैस का आइडियल गैस को फॉलो करता है, ठीक है, वो कंडीशंस अगर ये वेरिएबल ना लें, इनको हम कांस्टेंट मान लें थोड़ी देर के लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर पार्ट आपको यहाँ पे बताया। ये एग्जैक्टली मैंने डेरिवेशन नहीं किया है इसका, ठीक है, नहीं तो ये पूरा इंटरनल फोर्स पार्ट कैलकुलेट करके ये रिजल्ट को फाइंड करते। फोर्स पर यूनिट एरिया वो प्रेशर बनेगा, फिर उस एरिया को वॉल्यूम में रिलेट कर लेंगे, तब ये पार्ट बन जाएगा। डेरिवेशन जस्ट मैंने इनडायरेक्ट वे में आपको सॉल्व कराया। जैसे ये बताया कि इंटरनल मॉलिक्यूल के इंटरनल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे ये टर्म अराइज हो रहा है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया पार्ट से इंटरनल प्रेशर, ठीक है। ये n स्क्वायर मल्टीप्लाई होने का भी रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे मॉलिक्यूल का नंबर चेंज होता चला जाएगा। और जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स का नंबर n से चेंज हो रहा है और इसके इनसाइड में भी n से चेंज हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट आएगा फोर्सेस का वो n स्क्वायर के पार्ट में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जस्ट मुझे डिफरेंस शो करना था आइडियल और वंडरवाल गैस में, इसलिए 2 पार्ट को मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया। बाकी चाहे तो आप डेरिवेशन के लिए कोई भी 12th लेवल का बुक पढ़ लें, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और पूछना किसी को? नहीं सर।